ओके। सो यहाँ पे आपको जो एक्टिव एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, उनमें सबसे पहले हम इलेक्ट्रिकल सोर्स पढ़ेंगे। तो आपको जो डायग्राम नज़र आ रही है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल कन्वर्जन आयनाइजेशन। सो आप अगर देखें तो एक साइड पे आपका जिंक ZnSO4 है, वो भी एक्वस है, और दूसरी साइड पे कॉपर सल्फेट है, और दूसरी साइड पे जिंक सल्फेट है। सो अब होता क्या है कि आपका फ्रॉम राइट टू लेफ्ट आपके अनाइन फ्लो है, बिकॉज ये आयनिक सोल्यूशन है ना, दोनों आयनिक सोल्यूशन है। तो इनके अंदर आपका एक साइड से आपके कटायंस फ्लो होते हैं, दूसरी साइड पे आपका अनायंस फ्लो होता है, ठीक है, और ये आपकी पोरस डिस्क है। सो जब आप इन दोनों प्लेट्स को किसी लोड के साथ कनेक्ट करवाते हैं तो क्या होता है कि आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो जिंक एनोड से कॉपर की तरफ जाते हैं, और देन आपके वो सिंक हो जाते हैं, इसके अंदर सिंक हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब भी आप इलेक्ट्रॉन चार्ज ट्रेवल करवाते हैं, चार्ज किसी भी लोड के थ्रू ट्रेवल करवाते हैं, तो वो वर्क डन या एनर्जी डिसिपेशन होती है। यहाँ पे आप बल्ब लगा लें, मोटर लगा लें, कोई भी लोड लगा लें, तो वो ऑपरेट होगा, ठीक है। ये तब तक चलेगा, आपका ड्राई सेल या एक्वस सेल तब तक चलेगा जब तक आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसिंग हो रही होगी, जब तक आपस में कटाइंस और अनाइन फ्लो हो रहे होंगे, तब तक आपका ये सेल जो है वो एक्टिव रहेगा और आपको लोड के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक फ्लो मिलेगा। लेकिन जैसे ही आपके जो अनाइंस और कटाइंस उनकी कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगी, लाइक देयर इज नो एनी डिफरेंस बिटवीन द कंसंट्रेशन फ्रॉम दिस पॉइंट टिल दिस पॉइंट। सो यहाँ पे जाते ही आपकी जो हम कहते हैं कि आपका जो सेल है वो ड्राई हो गया है, या हम उसको बोलते हैं कि जो जस्ट 1 मिनट। ओके। सो आपके यहाँ पे कोई आप, क्योंकि यहाँ पे अगर गौर करें तो Zn+2 है, तो इट मीन्स कि ये दो कटाइंस, आपको इसकी जो वैलेंसी है वो 2 है, ये 2 आपको कटाइंस जो है वो देता है। यहाँ पे कॉपर 2+ है, ये भी आपको 2 अनाइंस देता है। तो जब तक आपका ये केमिकल प्रोसेस रहता है, तब तक आपका लोड जो है वो ऑपरेट होता है। देन एट सम पॉइंट, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम कटाइंस एंड अनायन एक्सचेंज, आपका ये सारा कुछ न्यूट्रलाइज हो जाता है। मीन के इस प्लेट और इस प्लेट के अंदर अनायंस और कटाइंस की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमिलर हो जाती है। देन देयर इज नो एनी ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफर ऑफ अनायन फ्रॉम हियर टू हियर, एंड देयर इज नो एनी ट्रांसफर ऑफ कटाइंस फ्रॉम हियर टू हियर। सो हम कहते हैं कि हमारा सेल जो है वो डिस्चार्ज हो गया, ठीक है। सो चार्जिंग मीन इनकी सेपरेशन अनायंस और कटाइन की, एंड डिस्चार्जिंग मीन इनकी आपस में इंटरकनेक्शन या इनके आपस में जो मिलाप है, उसको हम कहते हैं कि ये डिस्चार्जिंग हो रही है, या लोड आपका ऑपरेट हो रहा है। सही है। तो आप देखें कुछ चीज़ें सोर्सेज के अंदर है, इनको अगर हम क्लासिफाई करें तो आइडियल सोर्स और प्रैक्टिकल सोर्सेज होते हैं। देन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज इंडिपेंडेंट सोर्सेज एंड डिपेंडेंट सोर्सेज, and then we have 4 type of sources that are actually being used in the electrical systems. So अगर आप कहें तो करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स है, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, देन वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स है। सो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज। बट इससे पहले मैं बता दूं कि होता वोल्टेज सोर्स ही है, बट हम रेगुलराइज करते हैं तो वो करंट सोर्स बन जाता है। सो वी नीड टू हैव अ लुक इनटू डीप कि आइडियल सोर्स और प्रैक्टिकल सोर्स में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है। सो दीज आर द कर्व्स यू कैन सी, दिस इज इंडिपेंडेंट सोर्सेज एंड दे आर आइडियल। सो आइडियल सोर्स क्या होता है? आइडियल सोर्स हम कहते हैं कि जैसे एक, अगर हम सोलर एनर्जी की बात करें तो सन क्या है? सन इज एन आइडियल सोर्स। हम जब भी किसी खास एलिवेशन के ऊपर अगर हम फोटोवोल्टिक प्लेट्स लगा दें, तो वो आपको कंटिन्यूसली एक जो है पावर देता रहता है, बट विद द वेरिएशन ऑफ टाइम आपको क्या हो जाएगा, वो रात को नहीं होगा। तो दिन को तो आइडियल है, मीन दोपहर के वक्त, बट रात को क्या होगा, नॉन आइडियल हो जाएगा। तो इसको भी हम आइडियल नहीं कह सकते। अब आइडियल सोर्स की ये डेफिनेशन है कि फ्रॉम इन्फिनिट टाइम, नेगेटिव इन्फिनिट टाइम टुवर्ड्स पॉजिटिव इन्फिनिट टाइम, आपको वो एक कांस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करे, ठीक है। सो बी वोल्टेज शुड बी एनी कांस्टेंट के that comes from negative infinity to positive infinity. So V is not a function of I, ठीक है। तो जो आपका वोल्टेज है वो I का फंक्शन नहीं है। सो इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। आप किसी भी टाइम पे आप उसको
प्रोब करें तो आपको एक खास के पोटेंशियल जो है वो मिलना चाहिए। तो आप अगर देखें तो ये कांस्टेंट लाइन चलती जाएगी और ये लाइक आप इसको ऐसे समझ लें कि ये तार क़यामत चलती जाएगी। सो ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। वी ऑलवेज नो दैट आइडियल इज नथिंग इन आवर प्रैक्टिकल सिस्टम्स। सो यहाँ पे आपको जो एक वोल्टेज मिलेगा, डेफिनेटली ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती कि अगर आप उसमें से करंट ड्रा करें या पावर ड्रा करें तो वो उसमें जो है ना वो आपको मुसलसल एक ही चीज़ देता जाए। ठीक है, सो ऐसा नहीं होता, पॉसिबल ही नहीं है। सो ये आइडियल सिचुएशन है वोल्टेज के लिए, बट दिस इज सेम कंडीशन फॉर द करंट। अगर हम करंट की बात करें तो हम करंट को आप इस तरह से ड्रा कर सकते हो वर्टिकली। सो योर करंट शुड बी सेम। You can see here I is on x-axis and V is on y-axis. So for any voltage we have same current. आप कोई भी वोल्टेज उठा लें, हमें करंट क्या मिलेगा, एक जैसा मिलेगा। ठीक है, सो यहाँ पे V of t है, but this t is from -infinity to infinity. This is I of t, but this I of t is from -infinity to +infinity. ठीक है, सो ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। जब भी आप करंट ड्रा करते हैं, किसी भी सोर्स से पावर ड्रा करते हैं, तो वो फ्लक्चुएट होता है, वो डिक्रीज होता है। आप मार्केट से कोई बैटरी परचेज करते हो, आफ्टर यूजिंग वो आपकी ड्राई आउट होती है, वो आपकी डिस्पेंस हो जाती है। सो देयर इज नथिंग एनी आइडियल, देन वी कम अप विद अ प्रैक्टिकल। दिस इज व्हाट वी हैव इन आवर इवन मोबाइल बैटरीज। आपके पास मोबाइल है, आपने चार्ज किया, तो एक खास लेवल चार्ज करने के बाद जब आप उसको यूज करते हैं, इट कम्स डाउन। उसकी जो वोल्टेज है या उसका जो करंट है, इट कम्स डाउन। ठीक है, सो उस कांस्टेंट लेवल से वो हमेशा डाउनवर्ड इसकी जो है स्लोप बनेगी, नेगेटिव स्लोप बनेगी, बिकॉज यू आर ड्राइंग पावर फ्रॉम दैट। So you can see that this is voltage source and there is some source resistance and then there is some load resistance. तो आपकी ये जो resistance है, इसकी वजह से हमेशा जब आपका वोल्टेज इस रेजिस्टेंस में से एंड दिस लोड में से गुजरेगा तो वो पावर अपनी कम करता जाएगा। तो इट ग्रेजुअली ड्रॉप्स ड्यू टू द इंट्रिंसिक लॉसेस। तो सेल के अपने लॉसेस हैं, कॉन्टैक्ट लॉसेस होते हैं, और देन लोड तो फिर लोड ही है। आप कोई इलेक्ट्रिक मोटर लगा रहे हैं, आप कोई इलेक्ट्रिक बल्ब लगा रहे हैं, ये कोई भी लोड लगा रहे हैं, इट इज ड्राइंग पावर फ्रॉम दैट सोर्स एंड दिस वोल्टेज एंड करंट शुड बी लाइक दिस। ओके, सो देन आपके सर्टेन वोल्टेज के ऊपर आप कहते हैं इफ इट इज रिचार्जेबल देन यू अगेन पुट दिस थिंग अप एंड देन फिर आपका दोबारा वहां से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सो ये है आपका प्रैक्टिकल सोर्स जो आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे कि हमारी लैब्स में जो सोर्स मीटर पड़े होते हैं, उनको आप जब हम पावर अप कर देते हैं तो वो तो हमें कांस्टेंट 5 वोल्ट या 12 वोल्ट देते रहते हैं जब तक वो पावर अप रहें। ठीक है, लेकिन अगर आप गौर करें तो वो भी आपके हम एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से उसको रेगुलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, एंड देन देयर आर सम फ्लक्चुएशंस। तो जब भी हम लोड कनेक्ट करते हैं तो देन देयर आर सम फ्लक्चुएशंस। जब आप पावर सिग्नल जनरेटर के ऊपर या पावर सोर्स मोटर के ऊपर देखें, तो जब जब आप लोड कनेक्ट करते हैं तो देयर इज सम फ्लक्चुएशन। और ये आपने फील किया होगा किसी और जगह पे। यस, आप जब आपने जनरेटर चलाया, घरों में लोग चलाते हैं या इंडस्ट्री में, तो जब आप लोड शिफ्ट करते हैं तो जो रोटर है उसकी आवाज़ हल्की सी चेंज होती है, या जो आपकी जो रेगुलेटर होता है, वोल्टेज रेगुलेटर होता है, वो अपनी वैल्यूज थोड़ी सी चेंज करता है, थोड़े से टाइम के लिए, बेशक सेकंड्स के लिए, 1 2 3 4 5 सेकंड्स के लिए। ठीक है, सो वो जो लोड शिफ्टिंग के बाद आपको हल्की सी फ्लक्चुएशन मिलती है, वो भी आपको उसको प्रैक्टिकल बनाता है, ना कि आइडियल। ठीक है, सो कोई भी फ्लक्चुएशन आपकी वोल्टेज में या करंट में हमें आइडियल से प्रैक्टिकल सोर्सेज में लेके जाती है। ठीक है, सो देन वी हैव डिपेंडेंट सोर्सेज एंड डिपेंडेंट सोर्सेज। अब यहाँ पे सिंबॉलिकली आपको दो सिंबल्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, एक राउंड शेप है एंड देन वी हैव सम डायमंड शेप। ओके, सो राउंड शेप का मतलब ये होता है कि एक ऐसा सोर्स है जिसकी जो एनर्जी कन्वर्जन है वो उसके अपने स्ट्रक्चर के अंदर हो रही है। ठीक है, वो कोई सोलर सेल है, या वो कोई ड्राई बैटरी है, या वो कोई इलेक्ट्रोकेमिकल बैटरी है, या वो कोई भी इस टाइप का सेल है जो कि अपनी ही कन्वर्जेंस एनर्जी जो प्रोड्यूस कर रहा है। इट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन एनी अदर फैक्टर। ठीक है, सो जैसे आप सेल पकड़ लें, ड्राई सेल पकड़ लें, या आपकी जो बैटरीज हैं, आपके मोबाइल्स की जो बैटरीज हैं,
जब आप एक दफ़ा चार्ज कर लेते हो तो वो क्या है, वो इंडिपेंडेंट सोर्सेज़ बन जाती हैं, ठीक है? सो अब ये तो नहीं है कि आप कहीं और से पावर ज़रूरी होती है लेने के लिए। सो आपका जो बैटरी है वो स्टैंड अलोन आपकी जो जो मोबाइल डिवाइस है उसको पावर अप करता है। लेकिन जो डिपेंडेंट सोर्सेज़ होते हैं सर्किट के अंदर, वो इस तरह होते हैं कि आपकी वो सोर्सेज़ कहीं और से आपका करंट जो है वो ले रहे होते हैं, उनको कन्वर्ट कर रहे होते हैं वोल्टेज में या करंट में ही, एंड देन आपका वो जो है सर्किट वहाँ पे उस लूप के अंदर या उस नोड के अंदर किसी और जगह से वोल्टेज या करंट जो है वो सेंस कर रहा होता है। आप देखो ना, डिपेंडेंट कोई भी चीज़ होती है तो जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट है उसकी वैल्यू चेंज होने के साथ आपके डिपेंडेंट सोर्सेज की वैल्यूज भी चेंज हो जाती है, ठीक है? सो हम आगे एग्जांपल भी करेंगे। सो आप देखेंगे कि डिपेंडेंट सोर्सेज जो है वो अपनी उनकी कोई मीन के जस्ट वो नहीं होती, लाइबिलिटी नहीं होती, वो किसी और फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो जब वो फैक्टर चेंज होता है तो डिपेंडेंट सोर्सेज की वैल्यू भी चेंज हो जाती होती है। तो सर्किट के अंदर ही होता है वो, कोई भी करंट या वोल्टेज जिसके ऊपर आपका डिपेंडेंट सोर्स काम कर रहा होता है। सो कोई सर्किट से आउटसाइड एलिमेंट नहीं होता, ठीक है? सो ये उनका बुनियादी फर्क है। अब यहाँ पे देखें तो टू टाइप ऑफ sources in electrical domain. We have voltage source and then we have current source. For voltage source, we represent it from the positive and negative notations. Positive is for positive as respect to as with respect to ground, and negative is negative potential with respect to ground. Okay, so they are respective potential. And then current जो है हम उसको एरो से डिनोट करते हैं, एंड एरो अपवर्ड है, इट मींस कि होल विल बी ट्रांसमिटेड अपवर्ड एंड इलेक्ट्रॉन विल बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम डाउनवर्ड, ठीक है? सो जो एरो की डायरेक्शन है वो आपका होल्स करंट को, जो कन्वेंशनल करंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? ये कुछ बेसिक चीज़ें थी। आप देखें यहाँ पे डिपेंडेंट सोर्सेज हैं, यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल में जाऊंगा मैं। यहाँ पे आप अगर सबसे पहले वाले पे गौर करें तो दिस इज करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ठीक है? अब इसकी जो रिप्रेजेंटेटिव पैरामीटर है वो अल्फा आई एक्स, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अल्फा आई एक्स। ये कोई स्केलिंग एलिमेंट है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, और ये है आई एक्स, और ये वोल्ट्स में दिया हुआ है। और क्यों वोल्ट्स में दिया हुआ, बिकॉज अगर आप यहाँ पे नोट करें तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो हमें पता है कि जहाँ पे भी पॉजिटिव और नेगेटिव आता है देन वी हैव वोल्टेज सोर्स, ठीक है? बट यहाँ से हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो भी वोल्टेज आएंगे दिस इज डिपेंडेंट अपॉन एनी आई एक्स। तो आई एक्स सर्किट में कोई करंट है जिसके साथ अगर हम कोई अल्फा मल्टीप्लाई करें तो वोल्टेज हमारा बन रहा है, ठीक है? जैसे मैं कहता हूँ कि अल्फा इज इक्वल टू 2 एंड आई एक्स जो है वो 2 है, तो हमारे पास कितने वोल्ट हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 4 वोल्ट। लेकिन अगर आप आई और एक्स चेंज कर दो, यहाँ पे मैं आई एक्स कर देता हूँ 5, तो अगर मेरा करंट 5 एम्पेयर हो जाता है तो 5 मल्टीप्लाई होगा 2 से, और कितने वोल्ट बनेंगे, 10 वोल्ट से। तो इट मीन्स कि आपका ये वाला जो वोल्टेज, ये जो वोल्टेज सोर्स आपको दे रहा है, ये खुद किसी के ऊपर इसका इन्हिसार है और उसका नाम है आई एक्स, ठीक है? आई एक्स चेंज होगा तो आपके यहाँ पे वोल्टेज भी चेंज हो जाएंगे। इसका अपना कोई कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जो कि अपना ये वोल्टेज प्रोड्यूस करे। It always depend upon the value of Ix. Is that clear, both of you? Is that clear? यस सर। Okay. So अब यहाँ पे हाँ जी जी, मैंने पूछा था कि आपको ये क्लियर हो गया, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ये सर ये तो ये हो गया सर। एक सवाल है मेरा जी जी कि हमारे पास वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज मेन काम वोल्टेज करता है, तो हमारे पास करंट तो लोड होता है जो हम खर्च करते हैं। जी जी। तो हम ये करंट सोर्स क्यों बनाते हैं, मतलब एक वोल्टेज को रेगुलेट करके इसकी जरूरत क्या होती है करंट सोर्स की, जबकि देखें, प्रैक्टिकलिटी में सिर्फ वोल्टेज ही सारा कुछ कर रहा होता बिल्कुल वोल्टेज ही कर रहा होता है। बट होता क्या है कि आप जब सर्किट एनालिसिस करते हैं, या समटाइम हम जब मैश एनालिसिस करेंगे ना, लूप एनालिसिस करेंगे, ठीक है? सो हमें ये पता करना होता है कि लूप के अंदर हमारा जो करंट है वो कितना गुजर रहा होगा, ठीक है?
आपका जो करंट है उसको रेगुलराइज़ करना है हमने, ठीक है? सर्किट के अंदर हम करंट रेगुलराइज़ करेंगे। आप देखें ना कुछ एलिमेंट्स होते हैं हम कहते हैं कि यार ये एलिमेंट जो है वो 3 एम्पीयर से ऊपर अगर करंट आता है तो ये उसको बियर नहीं कर सकता और ये फ्यूज़ हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा या इसकी पावर हीटिंग है वो बहुत बढ़ जाएगी। सो आपको पता है ना कुछ एलिमेंट्स के ऊपर करंट की रेटिंग लिखी होती है। कुछ एलिमेंट्स की जैसे जैसे रेटिंग ब्रेकर हो गए घरों में लगते हैं, जी बिल्कुल, तो करंट रेटिंग होती है। ब्रेकर 10 तो हाँ, एम्पेयर। जैसे ब्रेकर है, सम टाइम कैपेसिटर्स की भी होती है, इंडक्टर्स की भी होती है। सो वो करंट रेटिंग इसलिए होती है कि अगर सर्किट में आपका इस करंट लेवल से ऊपर जाएगा, तो आपका सर्किट ब्रेक हो सकता है, ठीक है? सो आप जब सर्किट उसका ऑपरेटिंग सर्किट डेवलप करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, तो आपको ये देखना पड़ता है कि हमारा इस लूप के अंदर जो करंट है वो रेगुलर है। जैसे मैं कहता हूँ कि एक जो कैपेसिटर है वो 3 मिली एम्पेयर से आगे अगर जाएँगे तो वो हमारा बर्स्ट हो जाएगा हीटिंग की वजह से, ठीक है? तो हम क्या करेंगे कि उस सर्किट के अंदर जो सोर्स है, होगा वोल्टेज सोर्स ही, लेकिन हम इंश्योर करेंगे वोल्टेज के आगे हम क्या लगाएँगे रेज़िस्टर और रेज़िस्टर के बाद हम देखेंगे कितने मिली एम्पेयर करंट जा रहा है। हम कहते हैं जी, ये हमेशा 3 मिली एम्पेयर करंट हमें देगा। तो क्या वो वोल्टेज सोर्स और जो 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 आपका रेजिस्टेंस है उनको मिला के हम उसको करंट सोर्स नहीं कह सकते कि ये हमेशा यहाँ से 3 मिली एम्पेयर करंट जाएगा, ऐसे कह सकते हैं ना हम, है तो वो वोल्टेज सोर्स ही। बट अगर हम उसको एक बॉक्स में बंद कर लें जैसे और उस बॉक्स वो मिला के। बिल्कुल उस बॉक्स के ऊपर लेबल लगा दें कि ये कोई एक सोर्स है और ये जो है ना 3 मिली एम्पेयर करंट हमें हमेशा दे रहा है, तो उसको क्या हम करंट सोर्स नहीं कह सकते? यस सर, क्लियर हो गया। जी, जी, तो थैंक यू। होता ऐसे ही है। हमेशा एक करंट सोर्स, एक वोल्टेज सोर्स विद इन अ सीरीज़ रेजिस्टेंस या विद इन अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंसेस जो है ना, इसके इंटरनल रेजिस्टेंस होती हैं और एक सोर्स होता है वोल्टेज, उनको आप एक ब्लैक बॉक्स में बंद कर देते हैं और उसके ऊपर टाइटल लगा देते हैं कि ये करंट सोर्स और इतने हमेशा हमेशा हमें इतने एम्पीयर करंट जो है वो मिला करेगा। ठीक है? सो उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो करंट ना ज़्यादा करे, ना कम करे, ठीक है? सो जो सर्किट बना होता है, वो इस सर्किट को रेगुलराइज़ करने के लिए होता है कि आपको करंट की एक थ्रेशोल्ड वैल्यू से ऊपर ना जाए, एक बैंड से ऊपर या नीचे ना जाए, ठीक है? सर्टेन वैल्यू से ऊपर या नीचे ना जाए। तो वो बेसिकली करंट सोर्स की ये डेफिनिशन है और ये आपकी लाइफ लाइफ टाइम के लिए ऐसा ही होगा इनके नॉट नॉट ओनली इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोर्सेज बट जब आप ये आगे फील्ड में जाएंगे तब भी आपके करंट सोर्सेज की यही डेफिनेशन है। ओके, देन वी हैव ओके सर। वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। आपका जो एरो नजर आ रहा है आपको लेजर के अंदर, तो ये बीटा बीटा इंटू वी ऑफ एक्स है, ठीक है? तो ये अम्पेयर्स में काउंट हो रहा है, अम्पेयर्स से पता चलता है कि ये जाहिर सी बात है एरो लगा हुआ तो ये करंट सोर्स है। बट ये करंट सोर्स किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ये किसी न किसी वी एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये किसी नोड का वोल्टेज होगा जो कि इस बीटा टाइम्स के साथ मल्टीप्लाई होके आपको करंट दे रहा है अम्पेयर्स में, ठीक है? सो अब किसी जगह का हम वोल्टेज नोट कर रहे हैं, वो अगर चेंज होता है तो हमारा इस करंट की वैल्यू भी चेंज हो जाती है, ठीक है? सेम सिमिलर इसी तरह से ये हमारा वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। सो ये है भी वोल्टेज बट ये डिपेंडेंट भी वोल्टेज के ऊपर है, ठीक है? सो पहला था करंट के ऊपर लेकिन अब यहाँ पे क्या है वोल्टेज के ऊपर। अब ये किसी नोड का वोल्टेज देख रहा है और उस नोड के वोल्टेज अगर वो डिस्टर्ब होता है तो ये इसकी वैल्यू भी डिस्टर्ब हो जाएगी। वी एक्स अप होता है तो अल्फा वी एक्स ये जो है ये भी अप होगा। अगर वी एक्स डाउन होता है तो इसकी ओवरऑल जो जो वैल्यू है कैपेसिटी है वो भी डाउन हो जाएगी। देन वी हैव करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। तो ये करंट सोर्स है जो कि डिपेंडेंट भी करंट के ऊपर ही है। ओके, सो इट्स अ 2 by 2 रिलेशन। आपने इसको अच्छी तरह से देख लेना है, ठीक है? सर्किट के अंदर ये हमें जस्ट इसलिए इस्तेमाल करने पड़ते हैं कि सम टाइम आपके एनालिसिस के अंदर हम ये कहते हैं कि जो आपकी एक एलिमेंट है वो किसी खास पॉइंट से कनेक्ट है और वहाँ से वो अपना असर ले रहा है, किसी नोड का असर ले रहा है या किसी लूप का असर ले रहा है, लूप करंट या नोड वोल्टेज का असर ले रहा है। तो हम उस लूप के अंदर एक डिपेंडेंट सोर्स डाल देते हैं और उस लूप या उस नोड का हम नाम लिख देते हैं। यहाँ पे मैंने उसको आई एक्स और वी एक्स से डोनेट किया है बट प्रैक्टिकल सर्किट्स में हम इसका नाम अपनी मर्जी से कोई भी चेंज कर सकते हैं।
सो जब हम इसकी एग्जांपल करेंगे देन मे बी यू बी मोर क्लियर अबाउट दैट। सो यहाँ पे देखिए तो आपका इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स है आपका, ठीक है। सो ये देखें कि आपका जो V ऑफ S है, सो इट इज एक्चुअली इक्वल टू, ये जो करंट सोर्स है ये आपका इस V ऑफ S के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सो I इज इक्वल टू G इंटू V ऑफ S। सो यहाँ पे V ऑफ S चेंज होंगे तो आपका I भी चेंज होगा। ये वाला जो आपका करंट है ये इस करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है के किसी और एलिमेंट के इस करंट के ऊपर। सो आई ऑफ एस चेंज होगा तो बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये करंट भी आपका चेंज होगा। सो सर दिस इज करंट। जो जी यस, है वो अल्फा की जगह है। ये अल्फा की जगह पे आ गया। जी इज सर आल्सो एन जी एल। आया है। जी अल्फा की जगह पे या बीटा की जगह पे, नाम कोई भी रख लें फर्क नहीं पड़ता। इट इज ओनली स्केलिंग एलिमेंट, ओनली स्केलिंग एलिमेंट। इट माइट बी एन नंबर वन टू एनीथिंग, ओके। कोई भी नेचुरल नंबर है जो कि आपका मल्टीप्लाइंग ओके सर। फैक्टर, जैसे होता है ना एम्पलीफिकेशन में, एम्पलीफिकेशन फैक्टर होता है अल्फा या बीटा या जी भी कह देते हैं समटाइम। सही है, तो ये उस तरह का कोई आपका नाम है, यहाँ पे बीटा लिख दिया, ओके। अब ये देखें कि एक डिपेंडेंट सोर्स की एग्जांपल है। अब ये V ऑफ S है 4 वोल्ट, और आपका जो 10 V ऑफ S है ये आपको कितने वोल्ट दे रहा होगा। अब क्योंकि ये वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है तो आपके वो कहते हैं कि डिटरमिन द पावर सप्लाइड बाय द डिपेंडेंट सोर्स टू एलिमेंट 1। तो आपने पावर फाइंड करनी है। पावर फाइंड के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती हैं, करंट चाहिए होता है और वोल्टेज चाहिए होता है, सही है। करंट हमें पता है 2 एम्पेयर है, और वोल्टेज हमें नहीं पता, लेकिन पता चल सकता है अगर ये आप V ऑफ S को मल्टीप्लाई कर दें 10 से। तो यहाँ से क्या आंसर आया, 40 वोल्ट। 40 मल्टीप्लाइड बाई 2 40। इज, हाँ यस, तो 40 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी पावर सप्लाइड जो है वो कितनी होगी, 80 वाट, ओके। सो ये एक एग्जांपल है कि आप कैसे करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स को लेते हैं। सो जब भी आपको V ऑफ S गिवन होगा देन आई नीड टू गिव यू V ऑफ S समवेयर इन द सर्किट, ओके, बिकॉज वहां से आप वैल्यू हायर करनी है। सो इसकी वैल्यू आप हायर करने के लिए मुझे सर्किट में कहीं ना कहीं V ऑफ S की वैल्यू को देना पड़ेगा या आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है, अल्टरनेटिवली। सो एक्टिव एलिमेंट्स अभी हमने पढ़े, देन वी मूव ऑन टू पैसिव एलिमेंट्स, ओके। पैसिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स है जिनको हम डिसिपेटर एलिमेंट्स भी कहते हैं, यस सर। जो कि, यस, पैसिव एलिमेंट्स, एक बात है। ये सारे के सारे एलिमेंट्स एक्चुअली में आपकी सर, एनर्जी को, यस, सर वो पिछली स्लाइड को ना, हाँ जी, पिछली स्लाइड, जी जी, स्लाइड 10। ये स्लाइड 10 खुल गई। सर इसमें हमारे पास एक सोर्स दिया हुआ है, अगर हमारे पास एक से ज्यादा सोर्स हो और उन पे लेबलिंग ना हो, भी ना हो, VS, VA या कुछ भी वी इन, तो हम कैसे 10 VS या 10 V हो सिंपल, तो कैसे हम उससे मतलब कोई भी सोर्स ले लें। अगर आपके पास मल्टीपल सोर्स हो ना तो लेवलिंग के बगैर वो नहीं होंगे, उनकी वैल्यू देनी पड़ेगी कोई ना कोई, ठीक है। या तो वो इंडिपेंडेंट होंगे, इंडिपेंडेंट तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दें करंट के साथ तो पावर आ जाएगी। लेकिन अगर मुझे डिपेंडेंट सोर्स देना है तो डिपेंडेंट सोर्स के लिए मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको कहीं ना कहीं पे वो वैल्यू इंडिकेट करूं। ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने डिपेंडेंट सोर्स दिया हो और उसकी जो है ना वो कोई स्केलिंग एलिमेंट आपको ना दिया हो, ऐसा नहीं हो सकता। वो लेबल फ्री नहीं हो सकते, मुझे वो लेबलिंग करनी पड़ेगी उसकी, मुझे इंडिकेट करना पड़ेगा, ओके। ओके सर। ओके, ओके ओके सर। देन वी देन वी मूव ऑन टू पैसिव एलिमेंट्स। सो पैसिव एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है, पैसिव एलिमेंट विच डिसिपेट एनर्जी। अब रेजिस्टर भी है, कैपेसिटर भी है, इंडक्टर भी है। इन नेचर आपके ये तीनों एलिमेंट जो है वो एनर्जी को डिसिपेट करते हैं, ठीक है। इनकी अपनी कोई एनर्जी नहीं होती, कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि ये एनर्जी बना रहे हों या किसी का फायदा कर रहे हो, ये हमेशा एनर्जी का नुकसान करते हैं, आप उसको ऐसे देखें, ठीक है। सो काम हम अपने लेते हैं मर्जी से, जाहिर सी बात है, तो रजिस्टर है, कैपेसिटर है, इंडक्टर है, ठीक है। सो इनसे हम इनकी जो बिहेवियर है, करंट और वोल्टेज बिहेवियर है,
वो हमारे काम के हैं और उनको हम आपस में ये तीनों एलिमेंट आपस में कनेक्ट करके अपने मतलब का काम लेते हैं, लाइक फिल्टर्स बनाते हैं, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स बनाते हैं, या जो आपके पावर एम्पलीफायर्स हैं वो बनाते हैं, ठीक है। सो इनकी डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन से आप जो है वो अपना काम हम लेते हैं, बट हैं ये एनर्जी डिसिपेटर ही, जिसकी वजह से हम इनको क्या कहते हैं, पैसिव एलिमेंट्स, ठीक है। आगे और भी आते हैं पैसिव एलिमेंट्स, जैसे डायोड है, जैसे ट्रांजिस्टर्स हैं, इस तरह के मॉसफेट्स हैं, वो सारे आपके पैसिव एलिमेंट्स हैं, बट ये आपके हैं फंडामेंटल पैसिव एलिमेंट्स। सो अब आप कहेंगे अच्छा रजिस्टर का तो हमें पता है कि ये हमेशा एनर्जी को डिसिपेट करवाता है, लेकिन कैपेसिटर तो स्टोर करता है और रिलीज करता है, देन इंडक्टर भी स्टोर करता है और रिलीज करता है, ठीक है। सो capacitor and inductor can store energy only and they can neither generate or dissipate energy। अब यहाँ पे लिखा तो है कि डिसिपेट एनर्जी को डिसिपेट नहीं करते, बट इन नेचर होता क्या है कि जब भी आपका कैपेसिटर चार्ज होता है या डिस्चार्ज होता है, ठीक है, तो उसकी जो हल्की सी हीटिंग होती है, कैपेसिटर की जो हीटिंग होती है, उससे वो एनर्जी आपकी क्या करता है, डिसिपेट करवाता है। आपका कोई भी कैपेसिटर है, जब भी वो चार्ज और डिस्चार्ज होता है तो हल्की सी हीटिंग में आपकी होती है, ओके। वो हीटिंग आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड डिसिपेशन की वजह से होती है, आपके चार्जिंग की वजह से। सो इंडक्टर में भी इसी तरह आप इंडक्टर को मैग्नेटाइज करें तो उसके अंदर भी हीटिंग इफेक्ट होता है। सो वो जो हीटिंग इफेक्ट है जो इन्वायरमेंट में जाता है वो आपका एनर्जी लॉस होता है, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि वो आइडली जितनी एनर्जी आपने स्टोर की उतनी आपको वापस मिलेगी, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इवन बैटरीज के अंदर भी आपने मोबाइल चार्ज किया, जितने आपने वाट्स आपने इनपुट किए उतने वाट्स आपको वापस नहीं मिलते। आपका मोबाइल ड्यूरिंग चार्जिंग हीट अप होता है, बैटरी हीट अप होती है, तो वो एक्स्ट्रा लॉस है जो आपका इन्वायरमेंट में चला गया, जो आप वापस नहीं ले सकते, ठीक है। जो चीज़ एज अ हीटिंग इन्वायरमेंट में चली जाती है वो आप वापस नहीं ले सकते, लाइक इट्स नॉट लाइक आइसोथर्मल नहीं होता हमारा कुछ। सो देन हम रजिस्टर से स्टार्ट करें तो रजिस्टर इज anything that can resist to the flow of charges, okay, any material that can resist to the flow of the charges, okay। अब ये कितना करता है, डिपेंड करता है कि उसके अंदर हमने कौन सा मटेरियल यूज किया हुआ है। कुछ मटेरियल्स हैं जो कि आपको पता है अच्छे कंडक्टर हैं, उनकी रेजिस्टिविटी कम होती है। कुछ मटेरियल ऐसे हैं जिनके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक फ्लो है वो काफ़ी डिस्ट्रक्टिव होता है, उनको काफ़ी मुश्किलात होती हैं एक जगह से दूसरी जगह पोटेंशियल ट्रांसफ़र करने में। उनको हम कह देते हैं कि ये हाई रेजिस्टेंस एलिमेंट है। या जब हम खुद बनाते हैं तो हम क्या करते हैं कि उन रेजिस्टर्स के अंदर आप जो है वो मटेरियल की ऐसी इंक्लूजन करते हैं कि जिससे आपकी या तो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है या कम हो जाती है। आपको पता है कि आपने जब रजिस्टर की ऊपर बैंड लगा देते हैं, कलर बैंड लगा देते हैं, तो बेसिकली कलर बैंड से पहले जो इंटरनल मटेरियल होता है वो इस तरह का होता है कि या तो वो कंडक्टिविटी को हाई कर देते हैं या कंडक्टिविटी को लो कर देते होते हैं। अगर आप चार्जेस को मूव करवाने में मुश्किलात पैदा कर दें, लाइक मटेरियल ऐसा इंसर्ट कर दें जो कि आपके चार्जेस को रोके, तो हम कहते हैं कि ये हाई रेजिस्टेंस है, हाई के मटेरियल है, तो हम उसको कह देते हैं कि इसको 10 के लिख दो, 100 के लिख दो, 1000 1 मेगा लिख दो। तो ये डिपेंड करता है कि वो कितना करंट फ्लो करवाता है ऑन एप्लीकेशन ऑफ वोल्टेज, ठीक है। सो ये रजिस्टर की सादी सी कहानी है और इसका ये फार्मूला है R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। सो लेंथ ये है, अगर आप लेंथ बढ़ाते जाएंगे, इसको आप एक्सटेंड कर दो तो आपकी रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाती है। लॉन्ग वायर की रेजिस्टेंस कम है, शॉर्ट वायर की रेजिस्टेंस शॉर्ट वायर की कम है, लॉन्ग वायर की रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है। देन ये इसका है एरिया, तो ये है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। ये इसका सरफेस एरिया ये वाला। सो अगर आप ये वाला कम कर दो तो आपकी रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाती है। थिन वायर की जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होती है और थिक वायर की रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाती है, और ये इसका स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है। ये हर के मटेरियल का फर्क होता है, जो आप मटेरियल चेंज करें तो वो रो में चला जाता है, ठीक है। स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ मटेरियल होती है रो। सो रो एल ओवर ए रेजिस्टेंस का फार्मूला है। इसमें कोई कंफ्यूजन, बिकॉज दिस इज वेरी फंडामेंटल, सो इसमें कोई प्रॉब्लम जो आपको ना समझ में आती है रेजिस्टेंस को लेके, मलिक विकास। सर रेजिस्टेंस को तो पता है, रेजिस्टिविटी क्या है? Resistivity is the property of resistance.
Resistivity is the ability of any material, okay. Resistivity is the ability of any material to block the potential transfer from one side to another, okay. तो ये resistivity की definition, ये किसी भी मटेरियल में हो सकती है, नॉट ओनली ओके रेजिस्टेंस, सर, किसी वायर क्लियर हो। की रेजिस्टिविटी, हाँ, किसी वायर की रेजिस्टिविटी से क्या मुराद होगा कि वो वायर आपकी कितना ब्लॉक करती है करंट के फ्लो को। आप देखें ना, एक साइड पे आप कॉपर लें, एक साइड पे आप ले लें कोई रॉट आयरन ले लें, ठीक है। सो आपको पता है कि कॉपर की क्या होगी, रेजिस्टिविटी कम होगी, और रॉट आयरन की क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। रेजिस्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो रेजिस्टिविटी का जो इनवर्स है वो क्या होगा, कंडक्टिविटी, ओके। कंडक्टिविटी, तो ये उसका उल्टा है, ओके। सो ये डिफरेंट रेजिस्टेंसेस की शेप्स हैं। आपने लैब्स में नॉर्मली इस तरह के जो सिरेमिक टाइप रेजिस्टेंस थे वो यूज़ किए हुए हैं। ये आपका वेरिएबल रेजिस्टर है, ठीक है। ये भी आपने ट्यूनिंग सर्किट्स में यूज़ किया हुआ, इस टाइप के जो ट्यूनिंग सर्किट्स में यूज़ होते हैं। या इवन आपके ये जो फैन के रेगुलेटर्स होते हैं जो घरों में लगे हुए हैं आपके बोर्ड्स के अंदर, तो इंटरनली ये इस टाइप के होते हैं वेरिएबल रेजिस्टर, ठीक है। अगर आप इसको खोल के देखें तो इस टाइप के होते हैं, ये भी वेरिएबल रेजिस्टर है। सम टाइम आपके माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर इस टाइप के वेरिएबल रेजिस्टर्स या इस टाइप के वेरिएबल रेजिस्टर्स लगे होते हैं, रेजिस्टेंसेस लगी होती हैं। सो कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका रजिस्टर जो है वो किस किस्म का आपने लगाना है, ठीक है। सो सम टाइम ऐसा होता है कि आपको हाई टेम्परेचर में काम करना पड़ता है, ठीक है। सो आप अपने रजिस्टर की कोटिंग ऐसे करेंगे कि वो, आप उसकी पैकेजिंग ऐसे करेंगे कि वो आपकी रेजिस्टेंस तो वो वैल्यू दे, लेकिन टेम्परेचर से अफेक्ट ना हो, ओके। सो सम टाइम ऐसा होता है कि आपको आपकी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को हाई टेम्परेचर में काम करना पड़ सकता है। तो उस केस में उसकी जो कोटिंग है, उसकी जो आइसोलेशन है, उसकी जो हीट डिसिपेशन है, वो आप इस तरह से मैनेज करते हो कि वो अपना काम तो करें लेकिन इन्वायरमेंट से हीट जो है वो ना ले। सो आपकी यहाँ पे जो डिफरेंट केसिंग नजर आ रही हैं, डिफरेंट शेप्स नजर आ रही हैं, so they are made for different environments, okay। नॉर्मली हमारे यहाँ क्योंकि आपको पता है जो सर्किट्स लैब्स की सर्किटरी होती है उसमें इस टाइप के जो सिरेमिक हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर वो सही काम करते हैं, तो हम इस टाइप के सिरेमिक रेजिस्टेंस यूज करते हैं। बट वेन एवर वी नीड टू गो फॉर लाइक -40 volts environment, -40 degree centigrade, then we might need this type of resistances. And then if we go for high temperature resistance, then we might need to have coating of this type of resistances। तो हमें इस टाइप या इस टाइप की सिरेमिक कोटिंग चाहिए होती है, ठीक है। सो इट डिपेंड्स कि आपका एनवायरनमेंट कौन सा होता है, उसके हिसाब से आप सेलेक्ट करते हो अपने रेजिस्टेंसेस की शेप, ओके। एंड देन ऑब्वियसली वाटेज, जो वाटेज होती है ये भी उसके हिसाब से होती है, ठीक है। आप जब मार्केट में जाते हैं, कभी आपने रेजिस्टेंस परचेज की है? आई एम आस्किंग फ्रॉम यू, मुनीब वकास। यस सर, आप तो पेरिस मार्केट फैसलाबाद। अच्छा अच्छा, तो आप कैसे रेजिस्टेंस लेते हो? यस सर, मैं, हाँ, तो क्या कहते हो बाय किया। दुकानदार को? हाँ जी, कैसे कहते हो दुकानदार को रेजिस्टेंस लेने के लिए? सर हम सर हम देखते हैं बैटरी हमारे पास 9 वोल्ट की है, तो उस फार्मूले से हम निकाल लेते हैं कि इतनी 250 500 या इतनी हमें रेजिस्टेंस सर्किट में लगेगी तो सर्किट सही वर्क करेगा। जैसे हमने वाटर लेवल इंडिकेटर बनाया, उसके बाद अभी तक एक ही बनाया प्रोजेक्ट, तो उसमें भी हमने किया था। तो ओके। फार्मूले के सो मुताबिक हम उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर वही जाके आगे बताते हैं ओके। सो कैलकुलेशन करके ना सर। आप पहले हम वो। जी जी जी। तो जब रेजिस्टेंस हम परचेज करते हैं ना, तो दो चीजें होती हैं। एक तो होती है रेजिस्टेंस की वैल्यू, जो आप बता रहे हैं कि हमने सर्किट में देखते हैं कि हमें कितना करंट फ्लो करवाना है, उस हिसाब से हम ड्रॉप को देखते हैं कि कितना ड्रॉप कहाँ पे होगा, तो उसके हिसाब से हम उसकी ओमिक जो वैल्यू है वो देख लेते हैं, ठीक है। एक वैल्यू होती है उसकी वाट वैल्यू होती है, वाट, ठीक है। सो आपने लाइक हम कहते हैं कि 10 किलो ओम, हाफ वाट, 1 वाट, 2 वाट, 10 वाट, 50 वाट।
तो आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बात हुई कि चले ओम का तो हमें पता है, लेकिन ये वाट की क्या कहानी? कभी आपसे आपसे शॉपकीपर ने पूछा नहीं कि कितने वाट का आपको चाहिए? हेलो। जी सर। तो वाट का भी ये चक्कर होता है कि जिस आपने सर्किट में यूज करनी है वो वैल्यू, उसकी एक ओवरऑल वाटेज होती है। लेकिन आपने 9 वोल्ट की बैटरी लगा रहे हैं और आपका करंट आपका मिली एम्पेयर्स में चल रहा होता है, ऐसे ही है ना? जब आप करंट को मेजर करते हैं अपनी मीटर से, तो वो कोई ज़ाहिर सी बात है मिली वाट में जाता है, बिकॉज आपकी रेजिस्टेंस होती हैं सारी किलो ओम के अंदर। 4.7, 10, maybe sometime 47 के, 100 के, ओके। सो इस टाइप की आपकी जो रेजिस्टेंस चल रही होती है नॉर्मली इलेक्ट्रिक सर्किट्स के अंदर, जो आपके लेवल के सर्किट्स। सो इस हिसाब से आपका करंट जो है वो मिली एम्पेयर्स में चल रहा होगा सर्किट के अंदर, ठीक है। सो अगर आप उसका वाट निकालें तो मिली एम्पेयर्स मल्टीप्लाइड बाय वोल्ट्स इज इक्वल टू मिली वाट, ठीक है। सो आपको जो वो रेजिस्टेंसेस शॉपकीपर देता है, वो आपको देता है हाफ वाट की नॉर्मली, हाफ वाट या क्वार्टर वाट्स की, ओके, 1/4 वाट्स या 0.5 वाट्स, जो कि आपके लैब्स में भी पड़े हुए हैं, जो कि आप मार्केट से परचेज करते हो। लेकिन जब आपने कोई सर्किट डिजाइन करना हो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का, ओके, सो पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के लिए आपको ये चाहिए होता है कि आपको हाई वोल्टेज हाई वाट के ऊपर काम करना पड़ता है। 50 वाट, 100 वाट, 230 वाट, ओके। सो जब आपको इतने हाई वोल्टेज के ऊपर हाई वाट्स के ऊपर काम करना पड़े, तो तब आप ये भी रिक्वायरमेंट होती है कि आप 10 किलो ओम का दे दें और साथ में 100 वाट्स का दे दें, तो वो आपका थोड़ा महंगा हो जाता है रजिस्टर। लेकिन उसकी जो करंट, जो उसकी पावर इंड्योरेंस है, वो काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, और उसकी शेप भी चेंज होती है। वो बड़ा रजिस्टर होगा एज कम्पेयर टू यूर रजिस्टर। तो दोनों का जो वैल्यू होगा वो 10 किलो ओम ही होगा, लेकिन उनकी जो शेप है और साइज है उसमें फ़र्क होगा। एक होगा आपकी हाई वाटेज के लिए और दूसरा होगा आपकी लो वाटेज के लिए, जो कि आप लैब्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा और डिफरेंस है रादर ऑन एज कंपेयर टू ओनली ओहमिक वैल्यूज, ठीक है। सो मे बी आपको किसी सेमेस्टर में इस चीज़ से भी वास्ता पड़े या लाइफ में, तो ये बताना जरूरी है। देन जब आप ओम जब रेजिस्टेंस आप पढ़ लेते हो, देन वोल्टेज और करंट का आपस में जो ओमिक रेजिस्टेंस, ओमिक जो रिलेशनशिप है, इट इज कॉल्ड ओम्स लॉ, ठीक है। सो V is equal to R, very well known, and then I will not go into details of that, so I will just skip that. So ये आपका ओवरऑल पावर डिसिपेशन का ग्राफ है, ठीक है। अगर आपने पावर कैलकुलेट करनी है वाट्स में, तो आपके पास एक ये फार्मूला है वी आई, या आई स्क्र जी है, जी यहाँ पे इम्पीडेंस होती है, ओके। और वी स्क्र ओवर जी भी हम कह सकते हैं। अगर आपको वाट गिवन है, वाट में निकालनी पावर, तो आपको ये फार्मूला सभी यूज कर सकते हैं। देन अगर आपने रेजिस्टेंस निकालनी है ओम के अंदर, तो आपको ये चीज़ें गिवन होनी चाहिए। एंड देन से सिमिलर फॉर करंट एंड वोल्टेज, ठीक है। सो इस ग्राफ से आप वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस एंड पावर का आपस में रिलेशन जो है वो देख सकते हो। इट इज ओनली ओहम लॉ एंड पावर डिसिपेशन फार्मूला दैट इज गवर्निंग ऑल दिस फील्ड, ओके। सो कैपेसिटर्स की जब हम बात करते हैं, तो कैपेसिटर क्या चीज़ है? कैपेसिटर इज अ पैसिव एलिमेंट डिजाइन टू स्टोर एनर्जी इन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। सो थोड़ी देर के लिए आपका जो पोटेंशियल है वो स्टोर हो जाता है, और जब आपको रिक्वायर्ड होता है तो आप उसको डिस्चार्ज कर देते हैं, और वही जो थोड़ा सा पोटेंशियल उसने अपनी अपनी प्लेट्स के जो अंदर स्टोर किया होता है इन टर्म्स ऑफ फील्ड, वो आपका डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है। सो इट्स नॉट अ परमानेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, इट्स अ टेम्परेरी सोर्स ऑफ एनर्जी। हम चार्ज करते हैं एंड देन डिस्चार्ज हो जाता है, जैसे आपके मोबाइल की बैटरीज हैं, ठीक है। सो बैटरीज भी क्या, आप चार्ज करते हो, यूज करते हो, एंड आफ्टर सम आवर्स तो वो आपका डिस्चार्ज होता है। सिमिलर आपकी इस चार्जिंग जो कैपेसिटर है उसमें आप टाइम कम कर दें, लाइक सेकंड्स कर दें या मिली सेकंड कर दें, तो वो आपके कैपेसिटर का भी बिल्कुल सेम इस तरह से चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग मैकेनिज्म है।
but they are fast charging and fast discharging elements as compared to your batteries. Okay. सो ये दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं, उनके दरमियान में एक डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटर होता है जो कि आपकी इस पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स के अंदर जो फील्ड बना होता है उसको वो स्टोर करके रखता है अपने पास। ठीक है। ओके। सो यस सर। यहाँ पे आप एक चीज गौर करो जरा कि जो आपकी ये परमिटिविटी है, ये जो मटेरियल है दरमियान में, इस मटेरियल के अंदर जो है आपकी फील्ड स्टोर होती है। ठीक है। सो दे आर ऑलवेज सेपरेटेड एंड देयर आर सम फील्ड। इस फील्ड के लिए सम टाइम इधर मटेरियल डाल भी देते हैं और सम टाइम ये एयर गैप होता है। ठीक है। कुछ कैपेसिटर्स में क्या होता है, ये एयर गैप होता है, कुछ भी नहीं होता। सो एयर गैप भी आपका फील्ड जो है वो स्टोर कर सकता है, बिकॉज एक साइड पे नेगेटिव चार्जेस, दूसरी साइड पे पॉजिटिव चार्जेस, सो इट इज अ कैपेसिटर। और एक बात हमेशा याद रखें कि जब भी कहीं भी कहीं भी आपको ये नजर आए कि एक साइड पे आपके पॉजिटिव पोटेंशियल है, दूसरी साइड पे नेगेटिव पोटेंशियल है और वो आपस में मिक्स नहीं हो रहे, कोई ना कोई इंसुलेटर है बीच में, गैप है या कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आपके चार्जेस, जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव की तरफ नहीं जा रहे और जो आपके होल है वो नेगेटिव साइड पे नहीं जा रहे, सो उस केस में हम कहते हैं कि ये कैपेसिटर बन गया है। ठीक है। आपने ये कैपेसिटर की सादा सी डेफिनेशन याद रखनी है। जब भी आपको नजर आए कि कहीं पे आपके पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेस उनकी अलाइनमेंट हो गई और वो आपस में मिक्स नहीं हो रहे किसी भी वजह से, तो वो एक कैपेसिटर बन जाता है। सिंपल इज दैट। ओके, इज दैट क्लियर? सर ओके। So with similar definition, so the total charge stored in the capacitance is Q is equal to C multiplied by V. Okay. So C is the capacitance ability to store charge and V is the voltage. Okay. So V क्या है, ये आपका चार्जिंग पोटेंशियल है multiplied by the charge total capacity of this capacitor. Okay. So Q is equal to CV is well known equation. So I will go quickly into this equation. So C is equal to A epsilon over D. Okay. So A is the area of plates, D is the separation in between two plates, and epsilon is the specific permittivity of the material. So कोई भी आप जो डाइलेक्ट्रिक आप दो प्लेट्स के दरमियान में रखते हो तो उसकी कोई ना कोई स्पेसिफिक परमिटिविटी होती है जिसको हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। सो परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल, अब डेफिनेट ये चीज तो डेफिनेट है कि हर मटेरियल का जो परमिटिविटी है वो चेंज होगा। ओके। कुछ मटेरियल ऐसे हैं जिनकी जो आपकी स्टोरिंग कैपेबिलिटी है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड विद होल्डिंग कैपेबिलिटी है वो ज़्यादा होगी, उसको हम बोलेंगे कि वो हाई परमीबल मटेरियल है। कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जिनकी फील्ड हैंडलिंग जो है वो वीक होती है, तो उसको आप बोलते हैं लो परमीबल मटेरियल्स। ओके। सो डिपेंड्स कि आपने कितनी माइक्रो फैरड का, मिली फैरड का या नैनो फैरड का कैपेसिटर डिज़ाइन करना है, उसके हिसाब से आप उनकी प्लेट्स का साइज, उनके अंदर सेपरेशन एंड उसके अंदर जो आप परमिएबल मटेरियल यूज कर रहे हो, वो इन सारी चीज़ों का डिपेंडेंसी जो है आपकी माइक्रो, मिली या नैनो फैरड कैपेसिटेंस के डिज़ाइन के ऊपर होता है। सही है। सो इसकी जो क्वेश्चन है दैट इज द करंट थ्रू द कैपेसिटर इज इक्वल टू आई डी के ओवर डी टी। सो इसको आपने याद रखना। आई नीड टू take a break for only 2 minutes, so you can uh, mute your mic. सर लेक्चर खत्म हो गया? No, no, no. I'm just drinking water. You just wait. Wait 1 minute.
जी, so I'm back. So the question governing the capacitor is I is equal to dq over dt. We know that जब भी आपका चार्ज मूव होता है तो करंट मूव होता है, ठीक है। सो द चार्जिंग करंट फॉर द कैपेसिटर वुड बी इक्वल टू आई इज इक्वल टू सी डीवी ओवर डी टी। ओके, सो ये आपका करंट वोल्टेज रिलेशनशिप है किसी भी कैपेसिटर का। ओके, सो आप अगर आप यहाँ पे गौर करें तो आपको नजर आएगा कि जो डेरिवेटिव में फैक्टर है वो है डी वी ओवर डी टी। ओके, सो वेन एवर देर इज अ वोल्टेज चेंज अक्रॉस द कैपेसिटर देर इज अ करंट पासिंग थ्रू दैट कैपेसिटर। ओके, बिकॉज ये तो फिक्स है, कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है और वो फिक्स है। बट अगर आपका ये फैक्टर चेंज होगा, और ये डेरिवेटिव कब चेंज होता है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम वोल्टेज चेंज हो। सो व्हेन देयर इज अ वेरिएशन ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर प्लेट्स देयर इज अ पैसेज ऑफ करंट। वो आपका लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट भी जा सकता है, मीन के फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव जा सकता है, ठीक है। सो अगर मैं कहूँ कि करंट जीरो है तो ओके। उसका मतलब क्या होगा? करंट जीरो का मतलब क्या होगा? कैपेसिटेंस जीरो नहीं हो सकती, बिकॉज आपका क्या है, जो कैपेसिटर है वो कुछ ना कोई तो वैल्यू है ना उसकी। तो ये जीरो नहीं हो सकता, तो इट मीन्स ये जीरो है। ओके, ये जीरो कब होता है? जब कांस्टेंट हो जाए फैक्टर डीवी ओवर dt। सो आई इज इक्वल टू सी डीवी सर ओवर एक सवाल dt। है, जी जी। सर ये हम डेरिवेटिव में लेते क्यों है, डिफरेंशिएट क्यों करते हैं? देखें हेलो। जैसे करंट है क्यू ओवर टी सिंपल भी तो है, आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। बिल्कुल। हमारा ना दो ठीक है तरह का सर। एनालिसिस होता है। हमारा ना दो तरह का एनालिसिस होता है, एक को हम कहते हैं ठीक है स्टैटिक सर। एनालिसिस और एक होता है हमारा डायनामिक एनालिसिस। ठीक है, दो तरह का एनालिसिस होता है हमारे सिस्टम्स के अंदर। जब हम एक स्पेसिफिक सर वैल्यू आपकी को स्क्रीन नहीं देंगे। हो रही। क्या? सर अभी हो रही है, स्क्रीन शो नहीं थी हो रही है आपकी। अब हो रही है? जी सर अब हो रही है। जी जी, वो सर वो पावर मेरे ब्रेक ना हुआ था। सर आपका माइक मेरा माइक नहीं था ऑन हो रहा, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछने थे पीछे सर। किस में? किस स्लाइड में? सर वो रेजिस्टेंस वाले में और सोर्सेज वाले में। रेजिस्टेंस वाले में और सोर्सेज वाले में? यहाँ पे? सर यहाँ पे सर आपने सोर्सेज बताया था, सोर्सेज और रेजिस्टेंस वाले में। ये जी सर सोर्सेज हैं पीछे आपके। यहाँ से यहाँ से या सर वो करंट सोर्सेज का आप बता रहे थे तो मेरा ना वो नेट का पता नहीं इश्यू था, इस वजह से पता नहीं मसला बना हुआ था, तो मुझे अच्छा समझ भी नहीं थी लग रही और मेरा माइक भी नहीं था ऑन हो रहा। सर वो अच्छा ये अच्छा। सर वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स में आपने कुछ बताया था यहाँ पे। यस बिल्कुल, मैंने बताया था कि एक्चुअल में होता वोल्टेज सोर्स ही है। हर सोर्स जो है वो वोल्टेज सोर्स होता है। बट उसके सीरीज में क्या होता है, मीन के करंट सोर्स इन नेचर एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, होता वो वोल्टेज सोर्स ही, लेकिन उसके सीरीज में रेजिस्टेंस लगा के आप उसको करंट सोर्स बना देते हो। लाइक अगर मैं इन दो चीजों को एक ब्लैक बॉक्स में बंद कर दूं, तो यहाँ पे देखो ना कोई करंट यहाँ पे जा रहा होगा, फिक्स करंट। ठीक है, इस टर्मिनल के ऊपर कोई ना कोई फिक्स करंट है, बिकॉज योर वोल्टेज इज फिक्स्ड एंड योर रेजिस्टेंस इज फिक्स्ड। जब ये दो चीजें फिक्स्ड हैं तो जाहिर सी बात है, अब आई इज इक्वल टू वी ओवर आर रिलेशन से आपका कोई ना कोई फिक्स्ड करंट यहाँ पे जा रहा होता है। ठीक है, सो आप इसको भी, इस पूरे सिस्टम को जो मैं इनसर्कल कर रहा हूँ, इस पूरे सिस्टम को आप एक करंट सोर्स कह सकते हो। ठीक है, तो हर वो चीज करंट सोर्स है जिसके अंदर एक वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद रेजिस्टेंस जो है वो लगी होती है। इज दैट क्लियर? हाँ जी, क्लियर है आपको? तो सर आवाज आ रही है जी जी। मेरी। जी जी, अब आ रही है। जी सर वो हम सोर्स करंट सोर्स को क्यों बनाते हैं सर।
करंट सोर्स को क्यों बनाते हैं? अच्छा, आप बीच में फिर आउट हो गए थे, मैंने इसका बताया भी था कि करंट सोर्स को हम इसलिए बनाते हैं कि सम टाइम कुछ एलिमेंट्स को ना एक स्पेसिफिक करंट चाहिए होता है ऑपरेट होने के लिए, ठीक है? सो करंट सोर्स जो है वो इंश्योर करता है कि आपकी वो एलिमेंट को वही उतनी ही वैल्यू का करंट मिल रहा है, ओके? ना वो वैल्यू कम होती है, ना वो वैल्यू ज़्यादा होती है, ठीक है? सो आपको एक फिक्स्ड वैल्यू का कैपेसिटर जो है वो मिलता है। तो वो आपकी डैमेज नहीं होती, लाइक अंडर रेट भी नहीं होती और ओवर वोल्टेज में भी नहीं जाती, ओवर करंट में भी नहीं जाती। सो करंट सोर्स का ये मकसद होता है कि वो आपकी उन अप्लायंसेस को या उन एलिमेंट्स को एक फिक्स्ड करंट की वैल्यू देता है और उनकी उस वैल्यू से वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होती, जिससे आपकी डिवाइस जो है वो स्टेबल चलती है। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ओके, सो आगे सर वो और क्या रेजिस्टेंस का भी प्रॉब्लम? वाटिन के बारे में कुछ बता रहे थे। रेजिस्टेंस के बारे में यहाँ पे यस सर। यहाँ पे इस स्लाइड के यस ऊपर सर, ये स्लाइड आपने नंबर 12 के उसमें बताया था कि सर वो पीछे करें सर। सर जहाँ पे वी एस लिखा हुआ था। ये एन। ये सर। सर आपने ये बताया था कि हमें कैसे पता लगेगा था ये करंट सोर्स है और वोल्टेज सोर्स है। सबसे पहले तो ये है कि आपने देखना है कि अगर वो पॉजिटिव और पोलैरिटी आ जाए ना, पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाए तो वो आपका वोल्टेज सोर्स है, और अगर एरो का साइन आ जाए तो वो करंट सोर्स है, ठीक है? अगर वो आपके सर्कुलर हों यस सर। तो वो आपके डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं, अगर वो डायमंड शेप में हो तो वो आपके डिपेंडेंट सोर्सेज हैं, जैसे ये डिपेंडेंट सोर्स, ठीक है? सो ये वोल्टेज डिपेंडेंट सर वोल्टेज सोर्स, ये डिपेंडेंट सोर्स है। ये डिपेंडेंट सोर्स है बिल्कुल, क्योंकि डायमंड शेप है ना इसकी, डायमंड शेप। लेकिन अगर ये इंडिपेंडेंट होता तो ये सर्कुलर होता, तब ये वीएस की जरूरत नहीं थी, फिर ये 10 वोल्ट ही होना था बस। क्लियर है? यस सर। ओके, सो शुड आई मूव ऑन? अभी जहाँ से मैंने छोड़ा था वहां से स्टार्ट कर लेते हैं। सर मैं ना नेक्स्ट लेक्चर में आपसे क्वेश्चन पूछ लूंगा वीडियो देख के, तो मेरा ना पता नहीं नेट का इशू है, वो बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, समझ नहीं कोई लग रही बात सही। नहीं, चलें कोई बात नहीं, आप नोट कर लेना बेशक, आप वी चैट तो के मैं व्हाट्सएप के ऊपर ना मुझे क्वेश्चन भेज दिया करो, ठीक है? मैं उसका रिप्लाई कर दिया करूँगा। सो नो ओके सर। इशू। हाँ, चलें जब भी ठीक है मुझे सर, मैं मौका ना मिले मैं रिप्लाई। वीडियो देख के ना सर बता हाँ जी, दूंगा। कोई भी कंफ्यूजन हो आपने जब तैयारी करनी है तो आपने फ़ौरन पूछ लिया करना मुझसे व्हाट्सएप पे, ओके? ओके तो सर। बैठे ओके नहीं सर। रहना कि आप सर वो क्लास में। आपसे काइंडली वो मैंने पूछना था मिड के बारे में कि हाँ मिड जी, कब हो मिड रहा का है। हमारा, जी, जी, हमारा मिड होगा फ्राइडे को आफ्टर जुमा प्रेयर, फ्राइडे को, ठीक है? सो आपको मैं क्वेश्चन ओके दे सर। दूँगा एंड देन आपको आपने सॉल्व करके मुझे रिटर्न करने होंगे। सो हमारा आज का लेक्चर और कल का लेक्चर इंक्लूड होगा उसमें। इनके 4 लेक्चर इंक्लूड होंगे, ठीक है? सो उन 4 लेक्चर्स में जितना ओके भी सर। हुआ उससे हम पूछ लेंगे, ठीक है? सर वो मिड ऑनलाइन ही होगा सर। मिड जो है वो ऑनलाइन ही होगा। अगर आप फिज़िकली आ सकते हैं तो आ सर जाएँ। फाइनल ऐसा नहीं ऑनलाइन, ठीक है। सर वो फाइनल का पूछना था, फाइनल का। फाइनल का फिज़िकली होगा मेरे ख्याल फाइनल भी ऑनलाइन है। से। अब मेरे ख्याल है फिज़िकल वो सर लेंगे। ओके सर। सर वो हाँ जी। आपने लैब के बारे में पूछ लिया था कि होनी है कि नहीं होनी। लैब का मेरे ख्याल है नहीं है, बिकॉज़ देखो ना अभी आप फिज़िकली तो आ सीढ़ियों नहीं में खुल सकते रही है तो हमारी। लैब कैसे? लैब तो होती है ना फिज़िकली, आप अगर प्रेज़ेंट होते तो फिर है। ओके सर। तो अभी मुझे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिली हैं। सर यूनी अभी खुल रही है हमारी 15 से। ये डिपेंड करेगा जो 13 सितंबर को ना दोबारा एनसीओसी ने एक मीटिंग में दोबारा डायरेक्शंस इश्यू करनी है 13 सितंबर को। तो 13 सितंबर की जो एनसीओसी की इंस्ट्रक्शंस हैं उनको हम देखेंगे, इफ दे अलाउ देन वी विल ओपन। तो हम 13 सितंबर की एनसीओसी की रेगुलेशंस को देख के फैसला करेंगे, ठीक है?
यार सर वैसे स्कूल खुले हुए हैं, आई थिंक यूनि भी खुलनी चाहिए, वैक्सीनेट हो। हाँ जी, बिल्कुल, 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 जो वैक्सीनेटेड स्टूडेंट्स हैं वो उनको होना चाहिए। सो चलिए हम लेक्चर फिनिश करने की कोशिश करते हैं फिर हाँ। यस सर, वो सवाल आपसे पूछा था, वो हम डिफरेंशियल हाँ में जी, क्यों लेते बिल्कुल। हैं? आपने कहा डिफरेंशियल था में आप डायनामिक। क्यों लेते हो? डायनामिक एक होती है स्टैटिक। स्टैटिक में ये होता है ना कि आप कहेंगे I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। सो क्यू की एक फिक्स वैल्यू है और आप जो है ना वो टी की भी एक फिक्स ओके। वैल्यू है। हम कहते हैं आपका चार्ज है 50 और टाइम है 2 सेकंड, तो हम कहते हैं 50 ओवर 2 इज इक्वल टू 25 एम्पियर करंट हमारा है। ओके, सो दिस इज ओनली वन वैल्यू with one value of q यस सर। and with one value of t, only one value। तो आप क्या किया कि पूरे ग्राफ में से आपने एक वैल्यू पिक की है और उसकी वैल्यू ले ली, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ले ली आपने, ठीक है, एक वैल्यू, सिंगल वैल्यू प्रॉब्लम है। लेकिन जब आप ये डेरिवेटिव लेते हो ना तो तब आप ये कहते हो कि आप चेंज देखो कि अगर एक फैक्टर चेंज होगा तो दूसरे फैक्टर के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। सो डेरिवेटिव आप किस तरह से लेते हैं, यहाँ पे भी अगर आप गौर करें तो यहाँ पे डी बी ओवर डी टी, अब ये कोई एक वैल्यू नहीं है। अगर आप गौर करें तो ये एक वैल्यू नहीं है, इट इज अ स्लोप। ये एक पूरा ग्राफ है। इस ग्राफ के अंदर आपको पता है ना काफी वैल्यूज हैं। यहाँ पे एक वैल्यू है, फिर यहाँ पे एक वैल्यू है, यहाँ पे एक वैल्यू है। सो पूरे ग्राफ के अंदर आप यस कोई सर। भी वैल्यू उठा लें, अगर आप एक वैल्यू उठाएं तो वो आपका होता है स्टैटिक एनालिसिस, ठीक है, स्टैटिक एनालिसिस। लेकिन अगर आप पूरा ग्राफ उठा लें तो हम उसको बोलते हैं डायनामिक एनालिसिस। तो हम उसकी चेंज को देखते हैं कि आपका कितना, जब टाइम चेंज हो रहा है तो आपका v कितना चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको नजर आ रहा है डी डी वी ओवर डी टी लिखा हुआ है। ओके, सो आपकी टाइम चेंज होने से आपका जो वोल्टेज है वो कैसे चेंज हो रहा है, ये आपकी होती है डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन। हम डिपेंडेंसी देखते हैं ना, डिपेंडेंसी देखते हैं। अभी सिस्टम, हमारे सिस्टम में डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं ना दूसरे के, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे हम कहें कि आप देखो, आपकी जो रोजमर्रा की चीजों की कीमतें हैं वो आपकी पेट्रोलियम की कीमतों के ऊपर है ना, डिपेंडेंट है। ऐसे होता है ना, आपका पेट्रोल राइज हो, आप बिलफर्ज आज 150 हो जाए तो हर चीज आपकी महंगी हो जानी है ना। आपका फेयर महंगा हो गया, आपकी ट्रांसपोर्टेशन महंगी होगी, हर चीज आपकी। तो हम कहते हैं कि जो आपकी चीजों की कॉस्ट है ये पेट्रोलियम की कॉस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो दीज आर डिपेंडेंट वेरिएबल्स। एक को आप छेड़ेंगे दूसरी ऑटोमेटिकली चेंज होगी। तो जब हम चेंज देखना स्टार्ट करते हैं तो हमारे सर्किट एनालिसिस में भी ऐसा होता है कि सम टाइम आप देखो ना, वोल्टेज चेंज होने से आपका ये करंट चेंज हो रहा है, देखो ना। अगर आपका टाइम वेरिंग वोल्टेज है, आपका डी बी ओवर डी टी है, कोई ना कोई आपका वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है। सो अगर वोल्टेज चेंज हो रहा है तो करंट है, अगर वोल्टेज चेंज नहीं हो रहा तो करंट नहीं है। तो इससे हमें पता चला कि जब जब कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज चेंज होगा तब तब करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। और जब जब ये फिक्स हो जाएगा, मीन की चेंज जीरो हो जाएगी या डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, तब तब आपका करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई आपको? यस सर। यस सर। तो एक कैपेसिटर आपने लिया, उस कैपेसिटर के अक्रॉस आपने 3 वोल्ट की बैटरी लगा दी, वो थोड़ा सा चार्ज है और उसके बाद आप करंट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा, करंट आपका फ्लो बंद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन करंट फ्लो जो है वो बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आप उस 3 वोल्ट को 5 वोल्ट कर दो तो आपने क्या किया, वोल्टेज चेंज किया। सो वोल्टेज चेंज करने से आपका जो करंट है वो दोबारा मूव हुआ। आफ्टर सम टाइम जब दोबारा वो 5 वोल्ट तक चार्ज हो जाएगा तो दोबारा करंट को रोक देगा। तो जब जब आप उसकी बैटरी चेंज करेंगे कैपेसिटर के क्रॉस, तब तब आपका करंट जो है वो फ्लो होगा। और जब आप बैटरी को फिक्स कर देंगे, एक परमानेंट वोल्टेज के ऊपर डाल देंगे, तो कैपेसिटर आपका कोई करंट फ्लो नहीं करवाता, ठीक है। तो जब जब चेंज है वोल्टेज का तब तब करंट है, जब जब चेंज नहीं है तो करंट नहीं है। तो ये हमें कहाँ से पता चला, ये हमें डेरिवेटिव से पता चला। ओके, सो जब जब डेरिवेटिव वैल्यू देगा, डी बी ओवर डी टी वैल्यू देगा, तब तब आपका जो है करंट फ्लो करेगा। जब जब डेरिवेटिव कांस्टेंट हो जाएगा, मीन के जीरो हो जाएगा, तब तब करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। आपको जो ये नजर आ रही है ना, आई इज इक्वल टू सी डी वी ओवर डी टी, it's very fundamental capacitive equation, capacitor equation।
ओके। सो इसको आपने आम चीज नहीं कंसिडर करना। ओके। सो यहाँ पे आपके एक कैपेसिटर की कुछ और डेरिवेशन है, यू कैन स्किप फॉर अ व्हाइल, आप इसको स्किप कर सकते हैं बिकॉज इमीडिएटली इसकी जरूरत अभी ना पड़े। ठीक है। कैपेसिटर आइडियल और प्रैक्टिकल कैपेसिटर्स क्या होते हैं, जाहिर सी बात है आइडियल कैपेसिटर वो है जो कि एनर्जी आपकी जितनी हम फीड करें उतनी हमें वापस कर दे। तो ऐसा होता है किसी भी एलिमेंट में, ऐसा नहीं होता कि आप जितनी एनर्जी किसी एलिमेंट को दें वो आपको उतनी ही एनर्जी कुछ दिनों के बाद कुछ घंटों के बाद वापस कर दे, ऐसा कभी भी नहीं होता। हमेशा एनर्जी ट्रांसफर करते हुए या वापस लेते हुए एलिमेंट से एनर्जी डिसिपेट होती है, उसका नुकसान होता है। ठीक है। सो वो जो डिडक्शन होती है एनर्जी की वो आपको प्रैक्टिकल केस में नजर आता है। आइडियल केस में इट्स सोचने के लिए ठीक है कि एनर्जी दी उतनी वापस मिलेगी, बट प्रैक्टिकली वो ट्रू नहीं है। आपने अगर 5 वाट दिए तो आपको 4.5 वाट मिलेंगे, अगर आपने 10 वाट दिए तो आपको 9.59 वाट मिलेंगे। ठीक है। सो कुछ ना कुछ वाटेज, कुछ ना कुछ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ पावर ट्रांसफर, इन फॉर्म ऑफ हीट लॉसेस, इन फॉर्म ऑफ कॉन्टैक्ट लॉसेस जो है वो होती ही है। ठीक है। सो ये होता है प्रैक्टिकल केस। सो ऑल द रियल नॉन आइडियल कैपेसिटर हैज ए पैरेलल मॉडल लीकेज रेजिस्टेंस। तो कोई ना कोई लीकेज करंट, कोई ना कोई कंडक्ट रेजिस्टेंस, हीट लॉस, ये सारी चीजें ऐड होती हैं तो प्रैक्टिकल मॉडल में हम डालते हैं उसको। तो आप देखिए तो कैपेसिटर लगा हुआ है और ये आपकी लीकेज रेजिस्टेंस लगी हुई है। जब भी कैपेसिटर को आपने चार्ज किया थोड़े टाइम के बाद अगर आपने सर्किट को डिसेबल कर दिया, मीन के पावर पावर ऑफ कर दिया है, तो वो इस लीकेज रेजिस्टेंसेस के थ्रू आपका कैपेसिटेंस जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है, ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है। सो सर्किट के अंदर ऐसा नहीं है कि आपने कैपेसिटर चार्ज करके रख दिया और आप 10 दिन के बाद आकर दोबारा आप ना वहीं से स्टार्ट कर लो और आपका कैपेसिटर चार्ज ही हो। दिस यूजुअली नॉट हैपेंस। ओके। सो आपका कैपेसिटर जो है वो विद इन आवर्स आपका बाय ऑटोमेटिकली वो डिस्चार्ज हो जाता है, और जितना छोटा कैपेसिटर होगा वो जितनी जल्द ज़्यादा डिस्चार्ज हो जाएगा। बड़ा कैपेसिटर लेंगे तो वो थोड़ा कुछ मिनट्स या कुछ घंटे लगा देगा ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज होने में सर्किट के थ्रू। ओके। सो देयर आर वेज सम लीकी पाथ टू 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 डिस्चार्ज द कैपेसिटर। ओके। देन हमारे पास ये एक कैपेसिटर की एग्जांपल है। तो हम कहते हैं कि कितनी एनर्जी स्टोर है इन ईच कैपेसिटर अंडर डीसी कंडीशंस, हमने फाइंड करनी है। ऑब्टेन द एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर अंडर डीसी कंडीशंस। डीसी कंडीशंस मीन के जितना आपका 6 मिली एम्पेयर का करंट आपका अगर मिल रहा है हमें, तो ये हमेशा 6 मिली एम्पेयर का करंट ही मिलेगा। ठीक है। से डीसी कंडीशन में हमारा कोई स्विच नहीं है, कोई वेरिएशन नहीं है, जो कुछ आप नजर आ रहा है ये इसके अंदर हम कोई भी तब्दीली नहीं करेंगे। ओके। सो आप मुझे ये बताओ कि अ, चले मुनीब से पूछ लेते हैं। हाँ जी मुनीब, आप ये बताओ कि जब ये सर्किट मैं यस ऑन सर। करूँगा, जब ये सर्किट ऑन करूँगा तो वुड यू बिलीव कि ये दोनों कैपेसिटर चार्ज हो चुके होंगे? नो सर। ये कैपेसिटर चार्ज नहीं हो चुके होंगे? पर वो कुछ टाइम लेंगे दोनों। वो टाइम आपको मैंने दे दिया। अब यस सर, हो जाएंगे उस टाइम। टाइम के बाद बिल्कुल उस बिकॉज आप देखोगे ना इस टर्मिनल का इसके साथ कनेक्शन है और ये डायरेक्ट आपका सोर्स के साथ कनेक्ट है। ठीक है। ये टर्मिनल, तो ये कैपेसिटर भी चार्ज हो गया एंड देन इसका इसके साथ कनेक्शन है और ये अगर आप पावर देखें तो ये भी, तो इट मीन्स कि आफ्टर सम टाइम जब भी मैं सोर्स को एक्टिव करूंगा तो ये दोनों कैपेसिटर आपके क्या हो जाएंगे, चार्ज हो जाएंगे। ठीक है। अब चार्ज होने के बाद आपका वोल्टेज चेंज नहीं हो रहा, देखो ना यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो कि तब्दील हो रहा हो। ये रेजिस्टेंसेस है फिक्स्ड हो गई, ये आपको फिक्स मिली एम्पेयर करंट दे ही जा रहा है, करंट सोर्स। ठीक है। सो आपका वोल्टेज चेंज नहीं हो रहा, तो क्या इन कैपेसिटर्स में से करंट गुजर रहा होगा? बताएं। जब ये फुली चार्ज हो जाएंगे तो क्या, तो क्या इनमें से करंट गुजर रहा होगा?
ओके सर की सर। समझ नहीं लगी। नो सर। सर नो वो सर। तो एक चार्ज हो गए हैं, तो वो आगे वो नई सर वो कनेक्टिविटी क्योंकि करेंगे। जी सर, वो उसके बाद वो हो जाएगा सर, बैलेंस हो जाएंगे ओपन इसको सर्किट हो दोनों जाए। पोल, नेगेटिव हाँ जी, पॉजिटिव वो बैलेंस हो ओपन जाएंगे। सर्किट हो जाएंगे, ठीक है, उसको कहेंगे हम ओपन सर्किट ओपन के तौर पे सर्किट हो काम करना शुरू। जाएंगे, ठीक है। अब इनमें से करंट नहीं गुजरा अनटिल के आप इनमें से किसी कैपेसिटर की वैल्यू को चेंज ना करो या आप सोर्स की वैल्यू को चेंज ना करो, जब तक इसमें आप सर्किट में कोई तब्दीली ना करो तब तक आपका करंट नहीं गुजरना इन कैपेसिटर में से, ठीक है, बेशक क़यामत तक के लिए पड़े रहें। ओके, जब जब आप रेजिस्टेंसेस की वैल्यू को चेंज करोगे तो ये नोड वोल्टेजेस चेंज होंगे, तो डेफिनेटली फिर आपका करंट थोड़ी देर के लिए मूव करेगा। लेकिन आप अगर इनमें कोई तब्दीली नहीं करते तो ये आपके ओपन सर्किट, तो ये करंट भी जीरो है, इस लूप का करंट भी जीरो है और इस लूप में करंट भी क्या हो रहा है, जीरो गुजर रहा है। तो ये ऐसे ही है कि जैसे आपका ये भी ओपन है और ये भी ओपन है। अब ये सर्किट आपका ऐसे बन गया अंडर डीसी कंडीशंस। So under DC conditions, capacitors will be treated as open circuits and circuit will be reduced to these values. Okay. So there must be some voltage potential at the capacitance टॉप कैपेसिटेंस है दिस बॉटम कैपेसिटेंस। ओके, यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ वोल्टेज नजर आएगा, चार्जिंग की हुई है उसने, और यहाँ पे भी हमें कोई ना कोई वोल्टेज नजर आएगा, ठीक है। अब ये वोल्टेज तो है लेकिन क्या करंट इधर से गुजरेगा, नहीं। क्या करंट इस ब्रांच से गुजरेगा, नो। तो करंट यहाँ से भी नहीं गुजरेगा और करंट यहाँ से भी नहीं गुजरेगा, ठीक है। सो आपका सर्किट रिड्यूस होकर क्या बन गया, एक ये ब्रांच बन गई, लूप बन गया, और दूसरा ये वाला लूप बन गया। ये टू किलो ओम और ये 4 किलो ओम। इस 5 किलो ओम की औकात खत्म होगी, इसका रोल खत्म हो गया, बिकॉज इसका रोल तब था अगर करंट गुजरता तो, लेकिन अब तो करंट इस सारी में से गुजर नहीं रहा, तो इस 5 किलो ओम का रोल क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। सो डीसी कंडीशंस हम कहते हैं कि जब आपका एक सोर्स जो है वो कनेक्ट करने के बाद सारे कैपेसिटर चार्ज हो गए, सारे इंडक्टर मैग्नेटाइज हो गए, जिसने जितनी पावर लेनी थी ले रहा और अब वो स्टेबल हो गया, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डीसी कंडीशंस। आफ्टर पावरिंग ऑफ द सर्किट्स ऑल द डायनामिक करंट्स एंड वोल्टेजेस, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, अब हर चीज अपनी अपनी वैल्यू पे सेटल हो गई है, उसको हम बोलते हैं अंडर डीसी कंडीशन, ठीक है। सो ये ओपन सर्किट हो गया, ये भी ओपन सर्किट हो गया। सो अब अगर आप गौर करें तो हमारे पास जो करंट है, ये वाला करंट वो कितना होगा, ये करंट हमारा कितना होगा, तो अगर आप गौर करें तो ये 4 किलो ओम की रेजिस्टेंस में से गुजर रहा है और ये 2 किलो ओम की रेजिस्टेंस में से गुजर रहा है। इन दोनों को आप क्या करेंगे, इन दोनों को आप कंबाइन कर देंगे, सीरीज में ले लेंगे, 2 + 4 ये 6 हो जाएगा, और इस 3 के साथ ये पैरेलल में है, तो पैरेलल का फार्मूला 3/3 + 6 इनटू मल्टीप्लाइड बाय होल टोटल करंट इज इक्वल टू 2 मिलियन। ओके, सो करंट डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला, करंट डिवीजन रूल हमने यहाँ हाँ पे जी सर। लगाया। सो ये आपका कितना हो गया, 2 मिलियन पेयर। तो अब आपका जो ये वाला करंट है वो कितना है, एक्सक्यूज मी 2 सर। मिलियन। यस, एक्सक्यूज मी सर। यस, यस। एक्सक्यूज मी सर। यस, यू कैन टॉक, बोलें। सर मैंने पूछना था कि अगर इधर करंट सोर्स की जगह पे वो लगा होता वोल्टेज सोर्स, तो फिर भी हम इनको कैपेसिटर को ओपन सर्किट के तौर पे लेते हैं। यस, बिल्कुल ओपन सर्किट की तरफ लेते हैं, बिकॉज हमें पता है कि वो बेशक है तो करंट वोल्टेज सोर्स, बट एंड पे फाइनली करंट ही डिलीवर कर रहा होगा ना, कर तो करंट डिलीवर कर रहा होगा, तो वो करंट की वजह से आपका कैपेसिटर जो है वो चार्ज हो गया, ठीक है। सो जब भी कैपेसिटर चार्ज हुआ तो वो ओपन सर्किट है। ओके सर। लेकिन तब हम क्या करते कि करंट डिवीजन रूल नहीं लगाते, तब हम यहाँ पे क्या लगाते, वोल्टेज डिवीजन रूल लगाते। ओके, वोल्टेज डिवीजन रूल लगा के हम यहाँ का इस नोड का वोल्टेज निकालते, इस नोड का वोल्टेज निकालने के बाद हम इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस के साथ हम उसको मल्टीप्लाई करके करंट निकालते, बिकॉज हमें पता है ना V इज इक्वल टू आई आर होता है। सो करंट निकालने के लिए यू हैव टू डिवाइड वोल्टेज बाय मे बी 2 किलो ओम रेजिस्टेंस और मे बी 4 किलो, सर अगर दिस इज करंट सोर्स लगा डिपेंडिंग। हो तो करंट, एक्सक्यूज मी सर। जी, जी। सर अगर करंट सोर्स लगा होगा तो करंट डिवीजन रूल लगाएंगे, और अगर वोल्टेज सोर्स लगा होगा तो डिवीजन रूल
वोल्टेज वाला लगाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। वोल्टेज वोल्टेज डिवीजन रूल लगाएँगे जब आपको वोल्टेज नोन हो और अगर आपने करंट की डिस्ट्रीब्यूशन देखनी है कि एक करंट सोर्स था और वो करंट आपका कहाँ-कहाँ, किस-किस ब्रांच में कितना-कितना गया है। बिकॉज़ यहाँ पे देखें ना 2 जगह पे डिवाइड हो रहा है। कुछ करंट आपका इस 3 किलो ओम रेजिस्टेंस में से पास होगा और कुछ करंट इसका 2 किलो ओम और 4 किलो ओम में से कनेक्ट होगा। ठीक है? सो आपको ये देखना है कि इस पॉइंट से जहाँ पे ये लेज़र पॉइंटर है, यस सर। इस पॉइंट से करंट आपका डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, डिवाइड हो रहा है। तो इस जगह के ऊपर यस हम सर। बोलेंगे कि अच्छा 6 मिली एम्पेयर था, तो आपका 2 मिली एम्पेयर यहाँ पे चला गया और बाकी 4 मिली एम्पेयर आपका यहाँ पे चला गया। ठीक है? सो आपका टोटल 6 मिली करंट आपका 4 इधर चला गया और ओके 2 सर। इधर चला गया। सो ये डिवाइड हो गया। लेकिन अगर इस केस में आपके यहाँ पे वोल्टेज सोर्स होता, तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे कितना ड्रॉप हुआ वोल्टेज का और यहाँ पे कितना ड्रॉप हुआ, तब हम नोड वोल्टेजेस देखते हैं। ओके, अब हम लूप करंट देख रहे हैं, उस केस में आप नोड के वोल्टेजेस देखते हैं। इज दैट क्लियर? ओके सर। ओके, सो ओके सर। हमारे पास ये दो वोल्टेजेस आ गए V1 एंड V2। सो जब हमारे पास करंट आ गया तो वोल्टेज तो हमें फाइंड करना आसान है। ओम का फार्मूला लगाएं, V इज इक्वल टू 2 किलो इंटू मल्टीप्लाइड बाय करंट, हमारे पास 2 निकला है तो वो 4 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप होंगे और 8 वोल्ट जो है वो वहाँ पे। अब जो कैपेसिटर 1 है, जो कैपेसिटर 1 है यहाँ पे, उसने कितने वोल्ट अप वोल्ट स्टोर किए? 4। और इस कैपेसिटर ने कितने वोल्ट स्टोर किए? 8। बिकॉज इनकी वैल्यूज भी आपस में डबल है ना, ये 2 मिली फैरेड है और ये 4 मिली फैरेड है, तो इनको डबल वोल्टेज आप एक दूसरे के साथ डबल वोल्टेज है वो करने चाहिए स्टोर। सो यहाँ पे आप देखो कि V1 के पास कितने वोल्टेज है? 4। और V2 के पास कितने वोल्टेज है? 8 वोल्ट है। और एनर्जी के लिए ये फार्मूला है हाफ सी इंटू वी वन का स्केयर। सो वी वन हमने ये निकाला पहले कैपेसिटर के लिए और वी टू हमने निकाला दूसरे कैपेसिटर के लिए। सो पुट बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ वी वन एंड सी वन एंड वी टू एंड सी टू, we we might have energy stored in that capacitance. So जो एनर्जी कैपेसिटर 1 ने स्टोर की है वो है 16 मिली जॉल एंड कैपेसिटर 2 के लिए 128 मिली जॉल। ओके, और ये आपके पैरेलल कैपेसिटर्स हैं। पैरेलल कैपेसिटर में आप जो है वो क्या करेंगे कि आपके जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसेस है वो क्या होती हैं? वो ऐड हो जाती हैं। ठीक है, सो ऑल द करंट्स आर एडेड टुगेदर टू फाइंड द टोटल करंट। ओके, यहाँ पे हमारे पास ये फार्मूला है। अगर आपके कैपेसिटेंस पैरेलल में लगी हो तो उनको हम क्या कर देते हैं, सभी कैपेसिटेंस को ऐड कर देते हैं। जैसे कि जो आपकी सिंपल कैपेसिटेंस है C1 प्लस C2 प्लस C3 वट एवर Cn। ओके, और अगर वो सीरीज में लगी हो तो उनको हम इनवर्स लेके आपस में ऐड कर देते हैं। 1 ओवर C equivalent would be 1 over C1 plus C2 and so on to 1 over Cn। ओके, अब इंडक्टर भी इसी तरह कैपेसिटर की तरह ही काम करता है, लेकिन फ़र्क ये है कि वहाँ पे हमने जो कैपेसिटर की एनर्जी स्टोर करवाई है वो इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड करवाई है। ठीक है, आपके पैरेलल प्लेट्स में जो कैपेसिटर है वो इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी स्टोर करता है, बट इन फॉर्म ऑफ इंडक्टर आपके जो एनर्जी स्टोरेज है वो होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की फॉर्म में। ओके, सो ये कंडक्टर आपको नजर आ रहा है, देयर इज सम इंसुलेटर और परमी मैग्नेट मटेरियल जो कि इसके अंदर आपने इंसर्ट किया हुआ, उसके ऊपर आपने कोरिंग की हुई है। और जब आप इसको पोटेंशियल देते हो, इन वायर्स को पोटेंशियल देते हो, सो दे फॉर्म सम टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आपकी यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है और इस फील्ड के अंदर आपका ये वाला जो मटेरियल है ये अपने अंदर पोलराइज्ड हो जाता है। ठीक है, तो इस पोलराइजेशन जो है, इस पोलराइजेशन की वजह से एनर्जी आपकी स्टोर रहती है। ओके, सो मैग्नेटाइज किया, डीमैग्नेटाइज किया, इस मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने में आपकी जो एनर्जी है वो इन फॉर्म ऑफ पोलराइजेशन आपकी इस मटेरियल में, यहाँ पे आपको ये ब्लैक फॉर्म में नजर आ रहा है, ये भी ब्लैक है, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है कोई भी। सो इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर आपकी ये एनर्जी स्टोर हो जाती है। ठीक है, सो बाकी फंक्शनैलिटी इसकी सेम है एज कंपेयर टू कैपेसिटर, बट विद द फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री। सो ये इसका स्कीमेटिक है, लेंथ है, नंबर ऑफ टर्न्स होती हैं और इसके अंदर कोई भी
कोर मटेरियल होता है जो कि किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से मिलके बना होता है। ये इसका फार्मूला है, B इज इक्वल टू L di/dt। अब वहां पे क्या था, I इज इक्वल टू C dV/dt। ओके, सो यहाँ पे आप इससे थोड़ा चेंज है फार्मूला, बट है डेरिवेटिव ही। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट knowing the importance of differentiation in your capacitive and inductive elements is a key factor। so इसके बगैर आपका जो है ना ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होना। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो इंडक्टर के ऊपर जो वोल्टेजेस हैं ये तब आएंगे जब जब आपका करंट जो है वो चेंज होगा। सो ये कैपेसिटर है, जब जब आप इन टर्मिनल के ऊपर, इन दो टर्मिनल के ऊपर करंट चेंज करेंगे तब तब आपको वोल्टेज जो है वो मिलेगा, इसके ऊपर वोल्टेज बनेगा और आपकी मैग्नेटाइजेशन होगी। लेकिन जब जब आप करंट को चेंज नहीं करेंगे तो आपका कोई वोल्टेज नहीं बनेगा, एंड देयर इज नो एनी मैग्नेटाइजेशन। ओके, तो कोई मैग्नेटिक फील्ड इसका नहीं बनेगा। ओके, सो कैपेसिटर से, यस सर बीच में आपकी जी आवाज कट जाती है। सर अभी वो इंडक्टर की समझ नहीं लगी आपने क्या बताया। जी जी, ये फार्मूले पे कंसंट्रेट करें। ये स्लाइड आपको 34 नजर आ रही है? यस सर। स्लाइड 30, ओके, स्लाइड 34 के अंदर जो फार्मूला है V इज इक्वल टू L di/dt। ओके, सो आप मुझे बताएं कि इसका मतलब क्या है। चलें आपसे पूछें। सर इसका मतलब है कि हमारा वोल्टेज उस वक्त चेंज होगा जब हम करंट चेंज करेंगे किसी भी सर्किट में। यस, वोल्टेज तब इंड्यूस होगा जब आप करंट को चेंज करेंगे। ठीक है, यस सर। इंडक्टर में। और करंट आप कैसे चेंज कर सकते हैं, करंट कैसे चेंज करते हैं? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आप हम करंट चेंज करते हो, आप रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करते रहो, ऐसे भी करंट चेंज होता है ना। वेरिएबल रेजिस्टर लगा दो, यस सर होता है सो वो वेरिएबल रेजिस्टेंस को आप घुमाए रखें तो करंट चेंज होता जाएगा, और जब तक आप रोटेशन में रहेंगे तब तक यस सर। आपका जो वोल्टेज है वो इंड्यूस होगा। ऐसे ही है। यस सर वोल्टेज चेंज होता रहेगा जब जब हम उसको रेजिस्टेंस को चेंज करते जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल, जब 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 रेजिस्टेंस चेंज करेंगे सर करंट जैसे हमारा चेंज होगा बक और आपका इन्वर्टर वोल्टेज। और बक इन्वर्टर काम करता है। हाँ जी बिल्कुल। आप देखें कि एक चीज इसमें एक चीज मुझे सर वो और मैंने बताएं। बनाया भी था। हाँ जी, एक इंडक्टर लें, आप उसको एक सेल से कनेक्ट कर दो। एक इंडक्टर आपने लिया और आपने 1.5 वोल्ट के सेल के साथ उसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, क्या क्या उसकी कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड यस बनेगी? सर। बताएं, क्या क्या उसमें मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी? यस सर। यस सर होगी। और क्या वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोलॉन्ग करेगी, लाइक वो बनती, वो वैसी ही रहेगी जैसे स्टार्ट में थी, या नो सर बंद हो वो जाएगी? सर वो कुछ देर के लिए बनेगी जब वो 5 वोल्ट तक कंप्लीट पहुंच जाएगा यानी कि सेल उसको प्रोवाइड कर देगा 5 वोल्ट तक तो फिर वो बंद हो जाएगी। हाँ जी बिल्कुल, जब आप कनेक्ट करेंगे तो उस थोड़े से टाइम के लिए आपका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। लेकिन आपने कनेक्ट करने के बाद आपका 1.5 वोल्ट फिक्स हो गया। ठीक है, और यस आपका सर। करंट भी फिक्स हो गया। तो जब फिक्स हुआ तो इस डेरिवेटिव की वैल्यू क्या हुई? ये जो डेरिवेटिव नजर आ रहा है di/dt, इसकी वैल्यू क्या हुई? जीरो। जीरो। जीरो मल्टीप्लाइड बाय दिस इंडक्टेंस वैल्यू इज इक्वल टू जीरो। तो देन देयर इज नो वोल्टेज इंड्यूस्ड। ठीक है, सो कोई इंडक्शन नहीं होनी आपकी। जो यस आपके सर। स्टैटिक सिस्टम होते हैं, जो यस सर। आपके टाइम वेरिंग नहीं होते, जो फिक्स्ड वोल्टेज के इंडक्टर होते हैं, उनके अंदर आपकी कोई मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस नहीं हो रही होती until unless you change the current in the circuit। यस सर। ओके, सो ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। सेम फॉर कैपेसिटेंस एंड सेम फॉर इंडक्टेंस। ओके, ये दो चीजें आपने अपने गौर रखनी। सो यू कैन हैव एन लुक ऑफ द एग्जांपल। आप इसको इंडक्टर या डिफरेंट सिंबल्स हैं। ओके, फिक्स्ड कैपेसिटी फिक्स इंडक्टर है,
ये आपका इंडक्टेंस बाय साउंड, इसके अंदर आपने कोई कोर, ये आपका एयर कोर है, यहाँ पे आयरन कोर डाली हुई है आपने अंदर कोई, ठीक है, ये आयरन कोर है। आपको ये जो नजर आ रही है ना, ये जो कोर नजर आ रही है ना आपको, ब्लैक टाइप का मटेरियल है इसके अंदर, ये होती है आयरन कोर है। सर ये और अभी स्लाइड आगे नहीं हुई, 34 वाली नजर आ रही है। 32 पे अभी आ जाएगी, 32 सर मुझे 34 वाली नजर आ रही अभी आ जाएगी ना। है। नो सर, वो 34 वाली नजर आ रही है अभी सामने। जस्ट वेट, जस्ट वेट। हाँ जी, आप बताएं, क्या 32 नजर आ रही? नहीं सर आ रही है, लेकिन मुझे सर वो उसका पता है कि वो जो आपने अभी कंडक्टर की तस्वीरें बताई थी वो इंडक्टर की थी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, चलें चलें, ठीक हो गया। और सर वो दूसरा मेरे देन स्केच है वेरिएबल, दिन में, वो बता दें आप सर। अब एक गोल ये, जी जी, वो उसके अंदर भी आयरन कोर है, वो जो आपको राउंड शेप में नो नजर सर आ रही है नजर ना। नहीं आ रही। क्या स्लाइड नंबर 36 स्विच हुई सर है? वो मैंने कहा कि मुझे नजर नहीं आ रही, लेकिन मैंने, नो सर 34 पे ही है। अभी हुई है सर, अभी अच्छा 36 चले, हो रही है। मैं दोबारा उसको कर देता हूँ। 37 हो रही है। हाँ जी, ये इंडक्टर की पावर है आपकी, जो जो इंडक्टर पावर कंज्यूम करता है ना, उसकी ये वैल्यू, कितनी पावर वो कंज्यूम अपने पास सेव रखेगा, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू इंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाय वट एवर करंट in that loop, in that wires. Okay, so W is equal to total energy is equal to half Li square. Okay, ये इसका फार्मूला है। आप इसको 38 को आप बेशक स्किप कर दो, then you can also skip, you can also skip. ओके सर। Okay, आपको ये एनिमेशन नजर आ रही है 39 के ऊपर, इंडक्टर को पावर अप कर रहे हैं और फिर आप चेंज कर रहे हैं। सो जब आप स्विच स्विच क्लोज इधर सर आ करते रही है हैं, नजर। सर वो हाँ जब जी, जब आप ओपन सर्किट स्विच, होता है तो वो घूमने लग जाता है। हाँ, तो आप अगर गौर करें, तो जब जब आप इसकी करंट को चेंज करते हैं, ठीक है, तो आपने ओनली फोकस करना है चेंज के ठीक ऊपर। है सर। सो जब जब करंट चेंज होता है तब तक उसकी जो मैग्नेटाइजेशन है वो होती है, ओके, उसकी फील्ड बनता है। जब आपका जो चेंज नहीं हो रहा होता करंट, तो आपका कोई फील्ड नहीं बनता, ठीक है। आवाज नहीं आ रही। मैंने कहा आपके लिए, आपने अगर इंडक्टर से फील्ड जनरेट करवाना है, देन यू हैव टू वेरिएट योर करंट वैल्यू, आपने हमेशा करंट को वेरिएशन में रखना है। ओके, यस सर। ओके, इसके अंदर बस यही ठीक था। है ठीक है सर। जी जी, सर लेकिन ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें तो हम वोल्टेज नहीं चेंज करते। यस, बिल्कुल वोल्टेज चेंज करते हैं, लेकिन वो वोल्टेज आपका, वो जो बाउंडेड वायर होती है, ठीक है, उसमें करंट गुजर रहा होता है ना, उसमें करंट गुजर रहा होता है। यस और सर। वो करंट कौन, जो वो करंट होता है वो कौन सा होता है? वो आपका होता है टाइम वेरिएंट करंट होता है, एसी सिग्नल होता है, पता ना आपको? वो आपका एसी सिग्नल होता है साइनोसाइडल, यस ऐसे ही है सर ना? होता है सर। तो जो करंट है वो भी आपका साइनोसाइडल टाइम वेरिएंट होता है, जिसकी वजह ऐसे ही है से सर। आपकी इंडक्शन होती है, और वो इंड्यूस होके सेकेंडरी वाइंडिंग के ऊपर आपका इन्फ्लुएंस होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग उससे जो है वो अफेक्ट होती है। उसको आप क्या कहते हो, म्यूचुअल इंडक्शन होती है, ठीक है। सर सो ये वो डीसी में। म्यूचुअल, यस सर। पूछे पूछे पूछे। एक्सक्यूज मी सर। जी जी, सर वो डीसी में हमने करंट चेंज करना था, सिर्फ करंट चेंज करना था। देखिए, अगर आप डीसी में रखेंगे ना, अपने ट्रांसफार्मर को डीसी में रखेंगे,
ठीक है, आप एक फिक्स्ड करंट देंगे तो ट्रांसफार्मर का एक स्पेसिफिक फील्ड बनेगा जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नहीं है, वो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड है, फिक्स्ड, उससे इंडक्शन नहीं होनी। अगर आप चाह रहे हैं कि उससे कोई काम ले तो वो इंडक्शन नहीं होनी उससे। ओके, इंडक्शन के लिए जरूरी है कि आपने टाइम वेरिंग फील्ड यस देना सर। उसको, और वो टाइम वेरिंग तभी होगा जब आप उसका करंट चेंज करेंगे। और करंट चेंज चेंज किस में होता है, वो कोई आपका एसी सिग्नल होता है, लाइक साइनोसाइडल शेप टाइप का। या सर उसमें कभी पीक पे चला जाता है, कभी जीरो पे आ जाता है, कभी फिर नेगेटिव पीक में चला जाता है। हाँ जी बिल्कुल, तो वो जो आपकी वेरिएशन है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव और आपकी वो साइनोसाइडल शेप बनती है, तो वो बेसिकली आपका टाइम वेरिंग सिग्नल है ना। तो आप करंट वेरिएट करते हो जिससे आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेरिएट होता है, और वो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड ओके सर। आपका अगेन किसी और कॉइल के अंदर आपकी इंडक्शन करवा देता है, और इंडक्शन की वजह से आपको वहां पे करंट मिल जाता है विद डिफरेंट वैल्यू एंड डिफरेंट वोल्टेजेस। ठीक है, सो ये होती है म्यूचुअल इंडक्शन, जो कि आपके ट्रांसफार्मर का फंडामेंटल प्रिंसिपल। ओके, सो इससे आगे ये एक एग्जांपल है, मैं लेक्चर शेयर कर दूंगा, देन यू हैव टू सॉल्व दिस एग्जांपल। ये सॉल्व एग्जांपल आप इसको देख लेना, ठीक है। इसका यही फार्मूला लगा हुआ है, इसकी वो वेरिएशन भी दी हुई है और इंडक्टेंस की वैल्यू भी दी हुई है। सो जस्ट लुक एट दीज सॉल्यूशंस। ओके, सीरीज में आप इंडक्टर को इसी तरह ऐड करते हो जैसे रेजिस्टेंसेस को ओके ऐड सर। करते हैं, ठीक है। बट पैरेलल के अंदर आप इनवर्स फार्मूला से जो है वो लगाते हो, पैरेलल पैरेलल ओके इंडक्टर सर। के अंदर आप इनवर्स फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। ये समराइज्ड एक्सप्रेशंस हैं, ये जस्ट समरी है। ओके सर। रिलेशनशिप बिटवीन कैपेसिटर, इंडक्टर एंड रेजिस्टर, तो उनका आपस में वी आई रिलेशन क्या है, पी और डब्ल्यू क्या है, उनके सीरीज में कैसे ऐड होती हैं, पैरेलल में कैसे ऐड होती हैं, और डीसी कंडीशंस में वो ओपन सर्किट होती हैं या शॉर्ट सर्किट होती हैं, ठीक है। सो इट्स जस्ट समरी ऑफ ऑल दीज पैसिव एलिमेंट्स। ओके, सो इससे आगे मैं कल स्टार्ट करूंगा आपकी, सर ये बिकॉज फिर हम इट ऑलमोस्ट। उसमें तो फिर सर, जी जी, सर यस। सर हमने डीसी सर्किट में देखा है कि जो कैपेसिटर है वो तो ओपन सर्किट हो जाता है और वो ओपन के तौर पे काम करता है हाँ जी, डीसी में। जी जी। तो इंडक्टर भी ओपन में ही करता है। नहीं, वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। आप ये देखो ना, डीसी कंडीशन में अगर सर कैपेसिटर जो है वो इंडक्टर। ओपन सर्किट है तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जो इंडक्टर है ना वो शॉर्ट हो जाता है। ये एक दूसरे का अपोजिट है। ओके सर, ये नहीं कि बस एक वायर है जैसे। ये बिल्कुल एक कंडक्टर वायर है, जैसे आप वो लैब में वायर यूज करते हैं ना, बिल्कुल वैसे हो जाएगी। लेकिन लेकिन उसके अंदर ये होता है कि आप उसको ओके वायर सर। से कह सकते हो कि ये एक वायर है, लेकिन बहरहाल उस जगह के ऊपर कोई ना कोई एनर्जी स्टोर होती है जो कि उस टाइम हमारे काम की नहीं होती। लेकिन जब आप करंट चेंज करते हो, अपना डीसी कंडीशन सेटते हो, कोई ना कोई आप वोल्टेज चेंज करते हो, तो वो आपको ओके वापसी पे सर। एनर्जी मिल जाती है। आप देखो ना, वायर के अंदर से एनर्जी नहीं मिलती आपको, लेकिन इंडक्टर के अंदर से एनर्जी मिल जाती है। होता वो यस शॉर्ट सर। सर्किट ही है, लेकिन जब आप उसकी कंडीशन चेंज करते हो तो कुछ ना कुछ एनर्जी वोल्टेज या रिलीज, करंट चेंज करेंगे तो फिर मिल जाएगी हमें। तो वो एडिशनल आपको वहां से मिल जाती है। तो समझने के लिए आप उसको वायर से रिप्लेस कर सकते हो, बट देयर इज सम एनर्जी एट दैट पॉइंट दैट इज बीइंग स्टोर्ड इन द इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ओके, तो अभी यहाँ से हम क्या करेंगे, स्लाइड नंबर 44 से ऑनवर्ड जो है हम कल लेक्चर में इंक्लूड करेंगे अलॉन्ग विद डेल्टा टू वायर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सो कल हम इस लेक्चर का जो लेफ्ट ओवर पार्ट है, मे बी आई थिंक इसका yes, only 5 slides of this lecture and 20 slides of star to wide adder transformation. Okay, so कल हम इंशाल्लाह 25 to 26 slides का लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, एंड देन हमारा जो फ्राइडे का सेशन होगा आफ्टर जुमा प्रेयर, वो हमारा जो है वो असेसमेंट होगी मिड टर्म की, और वो कोर्स आपको मैं ना आज शाम को बता दूंगा, ठीक है। जो जो चीज़ जिस तरह से पैटर्न है और जो चीज़ मैंने पूछनी है
उनके रेलेवेंट जो स्टफ है वो आपको मैं इंडिकेट कर दूंगा, आपने उसकी तरह से तैयारी कर देनी। ओके सर। सर वो आपसे मैंने उसके बारे में पूछना